चीख ने शाम की शांति को भंग कर दिया। एक तेज, उन्मादी और जहर से भरी आवाज जिसने गर्म हवा को अचानक ठंडा कर दिया। कोई चेतावनी या पूर्व शब्द नहीं थे, बस गुलाबी बोगनवेलिया की छाया के नीचे हिंसा का विस्फोट। इसे छोड़ दो, अभी इसी वक्त छोड़ दो। जाहिल औरत नंदिनी दहाड़ी। उसका चेहरा ऐसे क्रोध से विकृत था जिसने उसकी सारी कथित भव्यता छीन ली थी। उसके पूरी तरह से मैनिक्योर किए हुए हाथ ने राधा की बांह को लोहे के पंजे की तरह जकड़ लिया। नाखून त्वचा में धंस गए, चोट पहुंचाने, खून निकालने की कोशिश कर रहे थे। राधा अपनी बेदाग नीली वर्दी और अभी भी पीले रबर के दस्ताने पहने हुए लड़खड़ाकर पीछे हटी, लेकिन उसके पैर जमीन पर ऐसी दृढ़ता से टिक गए जो शुद्ध अस्तित्व की प्रवृत्ति से पैदा हुई थी। उसकी अपनी नहीं, बल्कि बच्चे की। राधा ने व्हील चेयर नहीं छोड़ी। उसके दस्ताने वाले हाथ आर्मरेस्ट के काले धातु को इतनी ताकत से पकड़े हुए थे कि लेटेक्स के नीचे उसके पोर सफेद पड़ गए थे। उसका शरीर एक मानव ढाल की तरह काम कर रहा था। सौतेली मां के क्रोध और अर्जुन के आतंकित सन्नाटे के बीच मांस और हड्डियों की एक नाजुक दीवार। मालकिन, कृपया, आप उसे चोट पहुंचा रही हैं। राधा ने डर से कांपती आवाज में विनती की, लेकिन 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। उसकी बड़ी गहरी आंखें आंसुओं से भरी थीं, नंदिनी की पकड़ के शारीरिक दर्द के कारण नहीं, बल्कि अर्जुन को अपनी कुर्सी में सिकुड़ते हुए देखकर हुई पीड़ा के कारण। अर्जुन, मालिक का बेटा, एक 14 साल का किशोर जो अपनी पैरों की कमजोरी और एक पुरानी उदासी के बोझ के कारण बहुत छोटा लगता था, कुछ नहीं बोला। वह पीला पड़ चुका था। शाम की सुनहरी रोशनी में उसकी त्वचा लगभग पारदर्शी लग रही थी। उसके हाथ अपनी स्थिर घुटनों पर कांप रहे थे। उसकी आंखें एक महिला से दूसरी महिला पर घूम रही थीं, एक घातक खेल में पिंग पोंग की गेंद की तरह। वह चीखना चाहता था। वह उस एकमात्र व्यक्ति का बचाव करना चाहता था जो उस ठंडे हवेली में उसे मुस्कुराता था, लेकिन डर ने उसके मुंह को सील दिया था। नंदिनी ने फिर से खींचा, इस बार और ज्यादा हिंसा के साथ। नौकरानी के पूरे शरीर को झकझोर दिया। मुझे यह बताने की हिम्मत मत करो कि मैं अपने गंदे भूखे परिवार के साथ क्या करती हूं। नंदिनी थूकते हुए आगे झुकी, अपनी महंगी परफ्यूम के साथ राधा के निजी स्थान पर अतिक्रमण किया जो अब खतरे की तरह महक रहा था। मैंने तुम्हें देखा, मैंने देखा कि तुम क्या कर रही थी। तुम एक चोर और एक दुर्व्यवहार करने वाली हो, है ना? नंदिनी चीखी। राधा ने उन्मत्त रूप से सिर हिलाते हुए इनकार किया। महसूस किया कि नंदिनी जहां उसे पकड़े हुए थी उसकी बांह जल रही थी। मैं बस उसकी कंबल ठीक कर रही थी, उसे ठंड लग रही थी। झूठ। नंदिनी क्रूरता से एक सूखी हंसी हंसी। इस मौसम में ठंड नहीं लगती। तुम उसे छू रही थी। तुम अपने गंदे हाथ वहां डाल रही थी जहां तुम्हें नहीं डालना चाहिए। उस बेचारे अपाहिज से कुछ चुराने की कोशिश कर रही थी जो अपना बचाव नहीं कर सकता। अपाहिज शब्द ने अर्जुन को किसी भी थप्पड़ से ज्यादा जोर से मारा। लड़के ने सिर झुका लिया, अपनी नजर जमीन पर गड़ा दी, गायब होने की इच्छा करते हुए। चाहता था कि जमीन उसे निगल जाए। राधा ने वह हाव भाव देखा। उसने देखा कि बच्चे की आत्मा थोड़ी और टूट गई है और इससे उसे एक अप्रत्याशित शक्ति मिली। एक अचानक झटके के साथ राधा नंदिनी की पकड़ से छूट गई। यह एक सहज रक्षात्मक क्रिया थी, लेकिन हवेली की मालकिन ने इसे युद्ध की घोषणा मान लिया। राधा एक कदम पीछे हटी, हांफते हुए, अपने हाथ शांति के संकेत में ऊपर उठाए हुए, पीले रबर की हथेलियां दिखाते हुए। मुझे मत छुओ। मालकिन नंदिनी, तुम जितना चाहो मुझ पर चिल्ला सकती हो। तुम मुझे नौकरी से निकाल सकती हो अगर तुम चाहो, लेकिन मैं तुम्हें अर्जुन के पास तब तक नहीं आने दूंगी जब वह इस हालत में हो। नहीं, जब तक मैं सांस ले रही हूं। इस वाक्य के बाद जो सन्नाटा छाया वह चीखों से भी ज्यादा भयानक था। नंदिनी स्थिर खड़ी रही, अपनी पीठ सीधी कर ली। उसने अपने भूरे बालों पर हाथ फेरा, एक ढीले लट को अपने सही केश विन्यास में वापस ठीक किया। उसका भाव लाल क्रोध से एक गणनात्मक ठंडक में बदल गया। एक छोटी, लगभग अदृश्य मुस्कान उसके होंठों पर उभरी। यह उस शिकारी की मुस्कान थी जो जानता है कि शिकार जाल में फंस चुका है। ओह! नंदिनी ने एक नरम आवाज में फुसफुसाया, जिससे त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। तुम मुझे चुनौती दे रही हो, राधा। तुम एक साधारण नौकरानी जिसे हमने सड़क से उठाया था। राधा ने घूंट भरा। वह जानती थी कि उसने एक घातक गलती की है। अमीरों की दुनिया में गरीबों को गरिमा का अधिकार नहीं होता, और बचाव का तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने तिरछी नजर से अर्जुन को देखा, जो उसे आतंक और आराधना के मिश्रण से देख रहा था, और वह जानती थी कि वह पछता नहीं सकती। मैं बस बच्चे की रक्षा कर रही हूं, राधा ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा।
अब देखते हैं किसे सुरक्षा की जरूरत है, नंदिनी ने कहा। उसी क्षण मुख्य रास्ते की बजरी पर भारी कदमों की आवाज ने माहौल को तोड़ दिया। वे अधिकार के कदम थे, महंगे चमड़े और मजबूत जूतों के कदम थे। ऐसे कदम जिन्हें राधा जुबानी जानती थी और जिनका मतलब अक्सर सुरक्षा होता था, लेकिन आज वे एक फैसले की तरह लग रहे थे। राजेश आ चुके थे। नंदिनी ने आवाज की ओर सिर घुमाया। 1 सेकंड के अंश में उसके चेहरे में एक भयानक काया पलट हुआ। क्रोध गायब हो गया, अहंकार उड़ गया। उसकी आंखें तुरंत कृत्रिम आंसुओं से भर गईं। उसके कंधे पूर्ण नाजुकता की मुद्रा में गिर गए। उसने एक हाथ अपने सीने पर रखा, डरावने से दिल की धड़कन का नाटक करते हुए। मंच तैयार था और राधा अपने पीले दस्ताने और अपनी काम की वर्दी में बिना जाने खलनायिका की भूमिका निभाते हुए मंच के केंद्र में खड़ी थी। न्यायाधीश और फैसला। राजेश घटनास्थल से 5 मीटर दूर रुके। उनकी लंबी और एथलेटिक आकृति ने बगीचे पर एक लंबी छाया डाली। वह सूट का जैकेट कंधे पर टांगे हुए, सफेद कमीज की आस्तीन ऊपर चढ़ाई हुई और ढीली टाई के साथ आए थे। उनके चेहरे पर एक ऐसे आदमी की थकान थी जिसने 10 घंटे करोड़ों के विलय पर बातचीत करने, वित्तीय शार्क से निपटने में बिताए थे, बस अपने शांति के ठिकाने पर पहुंचने की इच्छा रखते हुए। लेकिन उन्हें जो मिला वह शांति नहीं थी। उनकी गहरी आंखों ने लेजर की सटीकता से स्थिति का आकलन किया। उन्होंने अपनी पत्नी नंदिनी को कांपते और खामोशी से सिसकते हुए देखा। उन्होंने अपने बेटे अर्जुन को व्हील चेयर में सिकुड़ते हुए देखा, जैसे कि वह किसी मार का इंतजार कर रहा हो। और उन्होंने राधा, घरेलू सहायिका को देखा, हांफते हुए, पसीने से तर, छाती जोर जोर से ऊपर नीचे होती हुई, ऐसी स्थिति में खड़ी थी जो उनके कोण से धमकी भरी लग रही थी। यह सब क्या हो रहा है? राजेश ने पूछा। वह चिल्लाया नहीं, उसे जरूरत नहीं थी। उसकी गहरी और गंभीर आवाज हवा में ऐसे अधिकार के साथ गूंजी जो किसी भी प्रतिवाद को स्वीकार नहीं करता था। नंदिनी ने इंतजार नहीं किया। वह उसकी ओर दौड़ी, उन कुछ मीटरों को एक नाटकीय हताशा के साथ पार किया और अपनी सफेद कमीज में अपना चेहरा छिपाते हुए उसकी बाहों में गिर गई। राजेश, भगवान का शुक्र है कि आप आ गए। नंदिनी रोई, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके आंसू उसकी छाती के कपड़े को गीला कर दें। मुझे बहुत डर लगा मेरे प्यार, बहुत डर। राजेश ने स्वाभाविक रूप से अपनी पत्नी को एक हाथ से घेर लिया, लेकिन उसकी आंखें राधा से नहीं हटीं। उसकी नजर भ्रम और बढ़ती निराशा का मिश्रण थी, जो नफरत से भी ज्यादा दर्दनाक थी। डर? किस बात का डर? नंदिनी, समझाओ। नंदिनी थोड़ी अलग हुई, इतनी कि वह अपनी नकली रोने से चमकती आंखों से उसे देख सके। उसने एक कांपती उंगली से राधा की ओर इशारा किया, जैसे कि उसे इशारा करने से उसे शारीरिक दर्द हो रहा हो। उससे? राजेश, उस औरत से। नंदिनी सिसकी, नाटकीयता के लिए सांस ली। मैं बगीचे में आई क्योंकि मैंने एक अजीब आवाज सुनी और मैंने उसे पाया। मैंने उसे अर्जुन के ऊपर पाया। राधा की दुनिया ठहर गई। उसे लगा कि उसका खून पैरों में जा रहा है। वह बोलना चाहती थी, वह चिल्लाना चाहती थी कि यह झूठ था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अर्जुन के ऊपर? राजेश ने भौहें सिकोड़ते हुए दोहराया, उस तस्वीर को संसाधित करने में असमर्थ। उसने अपने बेटे की ओर देखा। अर्जुन अभी भी सिर झुकाए हुए था, अपने पिता की आंखों में देखने में असमर्थ। राजेश ने उस चुप्पी को शर्म, आघात के रूप में समझा। राधा, इसका क्या मतलब है? वह राजेश का हाथ मरोड़ रही थी। नंदिनी ने आवाज तेज करते हुए, नौकरानी के बचाव के किसी भी प्रयास को दबाते हुए टोक दिया। वह उसे यह बताने के लिए मजबूर कर रही थी कि हमने तिजोरी कहाँ रखी है, और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वह मुझ पर झपट पड़ी। देखो। नंदिनी ने अपनी बाह आगे बढ़ाई। जहां व्यंग्यात्मक रूप से राधा को खींचने में उसने जो ताकत लगाई थी, उसने अपनी संवेदनशील त्वचा पर एक हल्का लाल निशान छोड़ दिया था। उस जंगली ने मुझ पर हमला किया। राजेश, मेरे ही घर में। राजेश ने अपनी पत्नी को धीरे से छोड़ा और राधा की ओर 2 कदम बढ़ाए। मालिक और नौकरानी के बीच की दूरी उस पल जितनी गहरी कभी नहीं लगी थी। राधा, जिसने हमेशा उसे एक न्यायप्रिय आदमी के रूप में सराहा था, ने देखा कि न्याय उसकी आंखों में धुंधला हो गया था। उसकी जगह अपने लोगों की रक्षा की अंधी प्रवृत्ति ने ले ली थी। मालिक, राधा ने रेशेदार आवाज में कहना शुरू किया, अपने दस्ताने वाले हाथों को प्रार्थना के भाव में जोड़ते हुए। श्रीमान राजेश, मैं अपनी जिंदगी की कसम खाती हूं, अपनी मां की याद की कसम खाती हूं कि यह सच नहीं है। चुप रहो। राजेश की आवाज एक कोड़े की तरह थी। राधा ने अचानक मुंह बंद कर लिया, कांप उठी। राजेश ने अर्जुन की ओर देखा। उसे जरूरत थी कि उसका बेटा बोले। उसे जरूरत थी कि वह इस पागलपन का खंडन करे।
राधा ने 2 साल तक अर्जुन की देखभाल की थी। वही थी जो उसे हंसाती थी, वही थी जो उसे पसंद का खाना बनाती थी। इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन शक एक तेज जहर है और नंदिनी ने इसे सीधे नस में डाल दिया था। अर्जुन, राजेश ने नरम लेकिन तनावपूर्ण आवाज में कहा। बेटा, मुझे देखो। अर्जुन ने धीरे धीरे ऊपर देखा। उसकी आंखें घबराहट से भरी थीं। राजेश के पीछे नंदिनी उसे घूर रही थी। एक हाथ सावधानी से अपनी ड्रेस की जेब को छू रहा था। अर्जुन वह हाव भाव जानता था। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। अगर उसने बात की, अगर उसने राधा का बचाव किया, तो जब उसके पिता काम पर चले जाते तो परिणाम भयानक होते। खास दवाई, जैसा कि नंदिनी उन्हें कहती थी, वापस आ जाती। अंधेरा वापस आ जाता। अर्जुन, क्या राधा ने तुम्हें चोट पहुंचाई? राजेश ने जवाब के लिए बेताब होकर पूछा। बच्चा कांपा, आंखों से राधा से माफी मांगी। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा और एक अनंत दर्द के साथ बस बहुत हल्का सा सिर हिला दिया। एक अस्पष्ट हाव भाव जिसे राजेश अपनी बदली हुई स्थिति में समझ नहीं पाया। वह सदमे में है राजेश, उस पर दबाव मत डालो, नंदिनी चिल्लाई, फिर से नियंत्रण लेते हुए। देखो वह कैसे कांप रहा है। उस औरत ने उसे डरा दिया है और यह देखो। नंदिनी ने राधा की जेब में हाथ डाला। यह एक तेज जादूगर का आंदोलन था। राधा राजेश के अधिकार से लकवाग्रस्त समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाई। नंदिनी विजयी रूप से अपना हाथ बाहर निकाली। उसकी उंगलियों में कुछ सुनहरा था। सोने की घड़ी जो अर्जुन की जैविक मां की थी, हवेली का सबसे पवित्र अवशेष, यह उसके एप्रन में था। नंदिनी चिल्लाई, अपराधी सबूत दिखाते हुए। वह आपकी स्वर्गीय पत्नी की घड़ी चुरा रही थी राजेश। उसने इस बात का फायदा उठाया कि अर्जुन चल नहीं सकता था, उसे यह लेने के लिए और फिर उसे चुप रहने के लिए तड़पाया। राजेश ने सूरज में चमकती हुई घड़ी को देखा। उसे गहरी मतली महसूस हुई। वह वस्तु केवल सोना नहीं थी, वह उसके पहले प्यार, उसके बेटे की मां की याद थी। नंदिनी के हाथों में उसे देखकर कथित तौर पर राधा की वर्दी से निकाली गई, उसने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। जो थोड़ा संदेह बचा था वह वाष्पित हो गया। उसकी जगह एक ठंडी और पूर्ण घृणा ने ले ली। वह राधा की ओर बढ़ा। अब उसमें कोई विस्फोटक क्रोध नहीं था, बल्कि एक हिमनदी तिरस्कार था जो 1000 गुना बदतर था। वह उससे कुछ इंच दूर रुक गया। राधा उसकी इत्र को दिन के पसीने के साथ मिली हुई महक महसूस कर सकती थी। वह उसकी गर्दन में धड़कती नसें देख सकती थी। मैंने तुम पर भरोसा किया था, राजेश ने धीमी आवाज में कहा। यह शब्द घातक निराशा से भरा था। मैंने तुम्हें अपने घर के दरवाजे खोल दिए। मैंने तुम्हें अपनी सबसे पवित्र चीज की देखभाल करने दी और तुम एक राक्षस हो। मालिक, मैंने नहीं किया। वह उसे वहां रखा। राधा अब खुले तौर पर रो रही थी। मोटे आंसू उसके गालों से लुढ़क रहे थे, उसकी वर्दी पर गिर रहे थे। यह एक जाल है, बस करो। राजेश ने झूठ के प्रवाह को रोकने के लिए हाथ उठाया। मैं तुम्हारे गंदे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। वे दस्ताने उतारो। राधा ने भ्रमित होकर पलकें झपकाईं। मालिक, तुम्हें दस्ताने उतारने को कह रहा हूं। राजेश पहली बार अपना आपा खोते हुए चिल्लाया। तुम्हें इस घर में कुछ भी छूने का अधिकार नहीं है। दफा हो जाओ, अभी इसी वक्त चली जाओ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि मैं एक सज्जन हूं और तुम्हें खुद घसीट कर बाहर निकालूं। राजेश ने हाथ बढ़ाया और एक झटके से राधा के दाहिने दस्ताने के उंगलियों को पकड़ा और खींचा। लेटेक्स खिंच गया और छूटने पर चटाखे की आवाज हुई। राधा के नंगे, विनम्र और मेहनती हाथ को हवा में उजागर कर दिया। यह सर्वोच्च अपमान का एक हावभाव था। उसने उसे उसके काम के उपकरण, उसकी गरिमा से वंचित कर दिया। तुम्हारे पास मेरी नजर से ओझल होने के लिए 2 मिनट हैं। राजेश ने दस्ताने को जमीन पर ऐसे फेंक दिया जैसे वह प्रदूषित कचरा हो। अगर मैं तुम्हें घर में प्रवेश करते हुए देखता हूं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम चोरी और नाबालिग पर हमला करने के आरोप में जेल में सड़ो। नंदिनी उसके पीछे अर्जुन को अधिकारपूर्वक गले लगा रही थी, बच्चे के बालों पर मुस्कुराते हुए, जबकि उसने राधा को पूर्ण विजय के साथ देखा। वह जीत गई थी। नौकरानी खत्म हो गई थी। राधा ने अपना नंगा हाथ देखा, जमीन पर पड़ा दस्ताना देखा, राजेश को देखा। एक अच्छा आदमी एक नागिन से अंधा हो गया था। और फिर अर्जुन को देखा। बच्चा अपनी आंखें बंद करके चुपचाप रो रहा था। राधा के अंदर कुछ बदल गया। जेल का डर, बेरोजगारी का डर, करोड़पति की ताकत का डर, वह सब अभी भी था, लेकिन उससे भी बड़ी किसी चीज ने उसे पार कर लिया था। आक्रोश की एक लौ, एक नैतिक निश्चितता। वह नहीं जाएगी, ऐसे नहीं। बच्चे को उस औरत के हवाले छोड़कर नहीं जाएगी। अगर उसे गिरना ही था तो वह लड़ते हुए गिरेगी। अगर उसे जेल जाना ही था
तो वह सच चिल्लाते हुए जाएगी। राधा ने ऊपर देखा। अपने नंगे हाथ की पीठ से आंसू पोंछे, अपनी पीठ सीधी की ओर। पहली बार राजेश को एक मालिक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे अंधे आदमी के रूप में देखा जिसे जबरदस्ती आंखें खोलने की जरूरत थी। पुलिस को बुलाओ, श्रीमान राजेश, राधा ने कहा। उसकी आवाज अब नहीं कांप रही थी, वह कठोर थी, नदी के पत्थर की तरह। उन्हें आने दो, लेकिन मैं यहां से नहीं हटने वाली जब तक आप यह न देखें कि आपकी पत्नी ने अपने दाहिने हाथ में अपनी पीठ के पीछे क्या छिपाया हुआ है। बगीचे में गहरा सन्नाटा छा गया। राजेश अचानक रुक गए। नंदिनी ने मुस्कुराना बंद कर दिया। राधा की चुनौती एक संक्षारक संदेह के साथ दोपहर की गर्म हवा में भारी और जहरीली तैर रही थी। देखो, तुम्हारी पत्नी ने अपने दाहिने हाथ में क्या छिपा रखा है। यह वाक्य चीख नहीं था, यह एक फैसला था। और फैसलों के सामने अपराधी अक्सर कांपते हैं, भले ही अंदर से ही क्यों ना हो। राजेश, जो एक सेकंड पहले नौकरानी को अपनी संपत्ति से घसीट कर बाहर निकालने के लिए तैयार थे, रुक गए। उनकी सांसें तेज थीं। ढीली टाई की गांठ उनके गले में एक काल्पनिक फंदे की तरह कस रही थी। उन्होंने राधा को देखा। उन्होंने एक टूटी हुई महिला को देखा, बिना दस्ताने के, वर्दी धूल और आंसुओं से सनी हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी जो एक चोर के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती थी। चोर भागते हैं, चोर नजरें झुकाते हैं, चोर जांच की मांग नहीं करते और हवेली की मालकिन को ऐसी आत्मघाती दृढ़ता से चुनौती नहीं देते। धीरे धीरे, जैसे कि उसका सिर टन वजनी हो, राजेश ने नंदिनी की ओर सिर घुमाया। वह हिली नहीं थी, लेकिन उसकी मुद्रा अदृश्य रूप से बदल गई थी। वह नाजुक शिकार नहीं थी जो सांत्वना के लिए टूट जाती थी। अब वह तनी हुई थी, टूटने वाली वायलिन की तार की तरह कसी हुई थी। उसका दाहिना हाथ वास्तव में उसकी डिजाइनर ग्रे स्कर्ट की परतों के पीछे छिपा हुआ था, उसकी पीठ के निचले हिस्से से बाहर, आंखों से ओझल। यह क्या बकवास है? नंदिनी एक घबराई हुई हंसी के साथ बोली, जो बहुत तेज, बहुत कमजोर लग रही थी। राजेश, कृपया, क्या तुम इस पागल औरत के खेल में पड़ने वाले हो? यह समय जीतने की कोशिश कर रही है। यह तुम्हें इस तथ्य से विचलित करने की कोशिश कर रही है कि उसके पास तुम्हारी मां की घड़ी उसकी जेब में थी। नंदिनी उसकी ओर एक कदम बढ़ी, दूरी कम करने की कोशिश कर रही थी। अपने पति के फैसले को धुंधला करने के लिए अपनी शारीरिक निकटता, अपने इत्र, अपने स्पर्श का उपयोग करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना बायां हाथ, जो खाली था, उसके गाल को सहलाने के लिए उठाया। मेरे प्यार, देखो तुमने अर्जुन को कैसा बना दिया है। उसने नाटकीय दर्द के हावभाव से बच्चे की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया। बेचारा इस औरत की चीखों से डरा हुआ है। इसे यहां से बाहर निकालो, सुरक्षा को बुलाओ। उसे इस सर्कस को जारी रखने का आनंद मत दो, अपने बेटे के लिए करो। राजेश ने अर्जुन की ओर देखा। बच्चा अभी भी अपनी व्हीलचेयर में अचल बैठा था, लेकिन उसके पिता की नजर में कुछ ऐसा था जिससे अर्जुन ने प्रतिक्रिया दी। बच्चा राधा को डर से नहीं देख रहा था, नहीं, उसकी बड़ी और गहरी आंखें राजेश पर टिकी हुई थीं और उनमें नौकरानी के प्रति आतंक नहीं था, बल्कि एक मूक, हताश विनती थी। अर्जुन अपनी नजर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, कुछ ऐसा जो उसका मुंह महीनों की मनोवैज्ञानिक हेरफेर से सील हो चुका था, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजेश को कंपकंपी महसूस हुई। वह एक व्यवसाय था, बातचीत की मेज पर लोगों को पढ़ने का विशेषज्ञ था। वह पहचानना जानता था कि कोई अनुबंध के बारे में कब झूठ बोल रहा था। यह कैसे संभव था कि वह यह नहीं पढ़ पा रहा था कि उसके अपने बगीचे में क्या हो रहा था। लेकिन संदेह, राधा ने जो छोटा बीज बोया था, वह हिंसक जड़ें जमाना शुरू कर दिया था। उसे पिछले कुछ हफ्ते याद आए। उसे याद आया कि जब वह काम से लौटता था तो अर्जुन हमेशा सोया हुआ होता था। उसे याद आया कि नंदिनी उसे कितनी बार कहती थी, उसे परेशान मत करो प्रिय। आज उसका दिन मुश्किल था और मैंने उसे आराम करने के लिए उसकी विटामिन दी थी। उसे अपने बेटे की पीलापन, उदासीनता, भूख न लगना याद आया, जिसे डॉक्टर उसकी स्थिति के कारण अवसाद बताते थे। और अगर यह अवसाद नहीं था तो क्या था? राजेश एक कदम पीछे हट गए। नंदिनी के स्पर्श से दूर होते हुए उसका हाथ हवा में ही अटका रह गया। अस्वीकृत, मुझे अपना हाथ दिखाओ, राजेश ने कहा। उसकी आवाज कर्कश, अपरिचित लगी। नंदिनी का चेहरा उसके सही मेकअप के नीचे पीला पड़ गया। उसकी आंखें घबराहट और दबे हुए क्रोध के मिश्रण से चमक उठीं। क्या? उसने न समझने का नाटक करते हुए पूछा। मुझे अपना दाहिना हाथ दिखाओ। नंदिनी, वह जो तुमने अपनी पीठ के पीछे छिपा रखा है, यह तो असहनीय है। उसने चीखते हुए मोहभंग की रणनीति से अपमानित आक्रोश में बदल गई। वह 2 कदम पीछे हटी, उनके बीच दूरी बनाते हुए। क्या तुम मेरी, अपनी पत्नी की तलाशी ले रहे हो?
क्या तुम एक अज्ञानी नौकरानी, एक चोर जिसे हमने अभी पकड़ा है, के शब्दों को मेरी गरिमा से ऊपर रखोगे? राजेश, तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। जो खुद को अपमानित कर रहा है वह तुम हो। अगर तुम मुझे नहीं दिखाती कि तुम्हारे पास क्या है। राधा ने हस्तक्षेप किया। उसकी आवाज दृढ़ थी, हालांकि उसके पैर कांप रहे थे। वह जानती थी कि वह अपनी जान जोखिम में डाल रही है। अगर नंदिनी अपनी हाथ में जो कुछ भी था उसे फेंकने में कामयाब रही, अगर वह उसे झाड़ियों में छिपाने में कामयाब रही, तो राधा जेल जाएगी और अर्जुन बर्बाद हो जाएगा। वह इसकी इजाजत नहीं दे सकती थी। उसे छोड़ दो। मालकिन, मालिक को देखने दो कि तुम बच्चे की देखभाल कैसे करती हो। चुप रहो, बदतमीज औरत। नंदिनी राधा की ओर हिंसक रूप से मुड़ते हुए चिल्लाई, जिससे राजेश की पलकें झपक गईं। वह प्यारी महिला नहीं थी जिससे उसने शादी की थी। वह एक घिरी हुई शेरनी थी। नंदिनी। राजेश की आवाज तेज हो गई। बगीचे में गूंज उठी। बस करो, मैं इसे दोहराने वाला नहीं हूं। मुझे अपना हाथ दिखाओ, अभी। सन्नाटा फिर से छा गया, एक भारी चट्टान की तरह। पक्षी बगीचे से उड़ गए थे। केवल अर्जुन की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं, जिसने चुपचाप रोना शुरू कर दिया था। उसके पीले गालों से मोटे आंसू लुढ़क रहे थे। नंदिनी ने अपने पति की ओर देखा। उसने देखा कि संदेह अब शक में बदल गया है। उसने देखा कि शिकार की भूमिका अब काम नहीं कर रही थी। उसका गणनात्मक दिमाग 1000 मील प्रति घंटा काम कर रहा था। उसे एक रास्ता चाहिए था। उसे सबूत से छुटकारा पाना था। ठीक है, नंदिनी ने एक ठंडी आवाज में कहा, अपनी ठोड़ी को अभिमान से ऊपर उठाते हुए। अगर तुम्हें मुझ पर इतना अविश्वास है, अगर तुम्हें नौकरानी पर ज्यादा भरोसा है, तो मैं जा रही हूं। मैं यहां अपमानित होने के लिए नहीं रुकूंगी। मैं अपने कमरे में जा रही हूं और अपना सामान पैक करूंगी। स्पष्ट रूप से यह शादी एक गलती थी अगर कोई भरोसा नहीं है। नंदिनी अचानक मुड़ गई, घर की ओर चलने की कोशिश करते हुए, अपने दाहिने हाथ को अपने शरीर के किनारे से छिपाए हुए, अपनी ही कमर के कोण से सुरक्षित। यह एक समझदार चाल थी। यह राजेश को दोषी महसूस कराने और साथ ही उसे पहला शौचालय मिलने पर वस्तु को फेंकने का अवसर देने के लिए डिजाइन किया गया एक शतरंज का खेल था। लेकिन राधा शतरंज की मोहरा नहीं थी। राधा भावना में एक मां थी और माएं भेड़िए को भागने नहीं देती। उसे मत जाने दो, राधा चिल्लाई, प्रोटोकॉल तोड़ते हुए, नियम तोड़ते हुए, सब कुछ तोड़ते हुए। अगर वह घर के अंदर जाती है तो वह उसे फेंक देगी। मालिक, उसे रोको। राजेश ने सोचा नहीं, उसने कार्रवाई की। पितृवृत्ति, जो काम और तनाव की परतों के नीचे सोई हुई थी, नौकरानी की आवाज में तेजी को देखकर अचानक जाग उठी। नंदिनी, रुको, उसने आदेश दिया। नंदिनी नहीं रुकी। उसने अपनी गति तेज कर दी। उसके ऊंची एड़ी के जूते रास्ते के पत्थर पर तेजी से टकरा रहे थे। राजेश दौड़ा। वे 3 लंबी, जोरदार छलांगें थीं। वह अपनी पत्नी तक ठीक तब पहुंचे जब वह फूलों के मेहराब तक पहुंची थी, जो बगीचे को छत से अलग करता था। उसने उसे बाएं हाथ से पकड़ा, उसे मुड़ने के लिए मजबूर किया। मैंने तुमसे रुकने को कहा था। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। नंदिनी ने संघर्ष करते हुए, एक फंसे हुए सांप की तरह ऐंठन करते हुए चिल्लाई, अपना हाथ दिखाओ। राजेश दहाड़ा। दृश्य विकृत था। करोड़पति अपनी पत्नी के साथ एक सपनों के बगीचे के बीच संघर्ष कर रहा था। सही परिवार का मुखौटा टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहा था, इंट इंट करके, चीख चीख कर। और इन सबके केंद्र में सच्चाई बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही थी। सच्चाई हथेली में थी। संघर्ष कुछ ही सेकंड तक चला, लेकिन घंटों जैसा लगा। नंदिनी एक अद्भुत ताकत से लड़ रही थी, शुद्ध हताशा से पैदा हुई ताकत। वह राजेश को लात मारने की कोशिश कर रही थी, अगर जरूरी हो तो उसे काटने की कोशिश कर रही थी। अब कोई भव्यता नहीं थी, केवल जंगली घबराहट थी। नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं है, वह चिल्लाई। उसका चेहरा लाल हो गया था, गर्दन की नसें उभरी हुई थीं। राजेश अपनी पत्नी के प्रतिरोध से डरकर महसूस किया कि उसका दिल जम गया था। अगर उसे कुछ छिपाना नहीं होता तो उसने मिनटों पहले हाथ खोल दिया होता। अगर वह निर्दोष होती तो उसने उसे थप्पड़ मारा होता और खाली हथेली दिखाई होती। लेकिन वह लड़ रही थी। वह ऐसे लड़ रही थी जैसे उसकी जान उस पर निर्भर करती हो, और इसने राजेश के सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी। राधा सही थी। घृणा और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ राजेश ने नंदिनी की दाहिनी कलाई पकड़ ली। उसने अपनी मुट्ठी पूरी ताकत से बंद कर ली। उसके पोर सफेद हो गए, उसके नाखून अपनी ही त्वचा में धंस गए। इसे खोलो, उसने अपनी श्रेष्ठ ताकत का उपयोग करते हुए उसे स्थिर करते हुए चिल्लाया। तुम एक जानवर हो, मैं तुमसे नफरत करती हूं। नंदिनी थूकते हुए बोली। राजेश ने कस दिया।
वह उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जानना था। उसने उसकी कलाई के टेंडन को दबाया, एक दबाव बिंदु जिसने उंगलियों को झुकने के लिए मजबूर किया। भगवान के लिए, इसे खोलो। नंदिनी की उंगलियां कांपने लगीं। उसका शारीरिक प्रतिरोध चरम पर पहुंच गया। हताशा और क्रोध के एक कराह के साथ उसका हाथ खुला। उंगलियां ऐंठन के साथ खुलीं। समय धीमा होता हुआ प्रतीत हुआ। नंदिनी की पसीने से तर हथेली से दो चीजें गिरीं। वे तेजी से नहीं गिरीं, वे शाम की घनी हवा में तैरती हुई प्रतीत हुईं, इससे पहले कि वे रास्ते के पत्थर की स्लैब से टकरातीं। क्लैक, क्लिंग। आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन बगीचे के अचानक सन्नाटे में वह तोप की गोली की तरह गूंजी। सभी ने जमीन पर देखा। वहां सुनहरी धूप में चमकती हुई एक छोटी खाली सीरिंज थी, जिसकी सुई अभी भी एक पारदर्शी बूंद से नम थी, और उसके बगल में एक छोटी एम्बर रंग की कांच की शीशी थी, बिना किसी व्यावसायिक लेबल के, एक गंदे तरल से भरी हुई। राजेश ने नंदिनी को ऐसे छोड़ा जैसे वह जल रही हो। वह एक कदम पीछे हट गए, जमीन पर पड़ी वस्तुओं को डरी हुई आंखों से देख रहे थे। उनका दिमाग जो कुछ भी देख रहा था उसे संसाधित करने की कोशिश कर रहा था, एक तार्किक सौम्य व्याख्या खोजने की कोशिश कर रहा था। यह इंसुलिन है, उन्होंने बेतुके ढंग से सोचा। यह माइग्रेन की दवा है। लेकिन राधा ने इनकार के बुलबुले को तोड़ दिया। राधा घुटनों के बल गिर गई, अपने मालिकों के सामने नहीं, बल्कि सबूत के सामने, अपने नंगे हाथ से उसकी ओर इशारा करते हुए। वहां है। राधा राहत और दर्द से टूटी आवाज में सिसकी। वहां है अर्जुन, बच्चे का सपना। राजेश ने राधा की ओर घूमते हुए देखा। वह क्या है? उसकी आवाज एक फुसफुसाहट भर थी। वह शामक है मालिक। घोड़ों के लिए शामक, या उससे भी बुरा। राधा ने शीशी से नजर हटाए बिना कहा, मैं जानती हूं, क्योंकि मुझे पिछले हफ्ते कूड़े में ऐसा ही एक मिला था। मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना था। कह रही थी कि खुराक उसे शांत रखने और परेशान न करने के लिए पर्याप्त थी, जब तक आप यात्रा से वापस नहीं आते। राजेश को लगा कि दुनिया घूम रही है। उन्होंने नंदिनी की ओर देखा। वह खड़ी थी, अपनी कलाई को सहला रही थी, तेजी से सांस ले रही थी। उसका मुखौटा पूरी तरह से गिर चुका था। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, केवल एक रक्षात्मक ठंडक थी, एक ऐसे व्यक्ति की नजर जो पकड़ा गया हो और जिसने यह तय कर लिया हो कि अब ढोंग करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे समझाओ, राजेश ने कहा। वह चिल्लाया नहीं। उसका लहजा एक घातक शांति का था, तूफान से पहले की शांति। नंदिनी ने अपनी ड्रेस ठीक की, अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई। अगर उसे गिरना ही था तो वह गर्व से गिरेगी। तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो, राजेश, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जिसने सामान्य स्थिति को वापस लाने की कोशिश की, जैसे वे रात के खाने के मेनू पर बहस कर रहे हों। यह प्राकृतिक दवा है, होम्योपैथी। अर्जुन एक बहुत घबराया हुआ बच्चा है, बहुत मुश्किल है। जब तुम नहीं होते तो वह हिंसक हो जाता है। मैं बस उसे शांत करने के लिए कुछ देती हूं, ताकि उसे तकलीफ न हो। मैं यह उसके लिए करती हूं, उसके लिए। राजेश ने जमीन पर पड़ी सीरिंज को देखा। सुई एक घातक खतरे के साथ चमक रही थी। तुम मेरे बेटे को होम्योपैथी इंजेक्ट करती हो? यह ज्यादा तेज है, उसने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। वह गोलियां थूक देता है। मुझे ऐसे मत देखो, तुम यहां पूरे दिन नहीं रहते। तुम्हें उसकी सिसकियां, उसकी उदासी भरी चुप्पी सहन नहीं करनी पड़ती। यह थका देने वाला है। राजेश, मैं यह सब इस घर को तुम्हारे लिए शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए करती हूं। झूठ। यह चीख राधा से नहीं आई, बल्कि व्हील चेयर से आई। राजेश और नंदिनी अचानक मुड़े। अर्जुन, वह बच्चा जो मुश्किल से फुसफुसाता था, आगे बढ़ा था। उसके हाथ अपनी कुर्सी के पहियों को एक नई ताकत से पकड़े हुए थे। उसका चेहरा आंसुओं से नहाया हुआ था, लेकिन उसका भाव शुद्ध किशोरावस्था का और दर्दनाक क्रोध का था। अर्जुन, राजेश ने फुसफुसाया। झूठ, अर्जुन ने कांपती आवाज में दोहराया। यह दवा नहीं है। यह मुझे चक्कर महसूस कराती है। यह मुझे चीजें भुला देती है। यह मुझे हिलने नहीं देती। लड़के ने अपनी बेज टी शर्ट की आस्तीन खींचना शुरू कर दिया। अनाड़ी और हताश हरकतों के साथ उसने कपड़े को अपने कंधे तक ऊपर उठाया। देखो पिताजी, अर्जुन ने अपनी पतली बांह राजेश की ओर बढ़ाते हुए चिल्लाया। देखो यह मुझे क्या करती है। राजेश अपने बेटे की ओर एक नींद में चलने वाले व्यक्ति की तरह चला। वह कुर्सी के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें अर्जुन की बांह पर टिकीं। उसने जो देखा, उसने उसकी आत्मा को 1000 अपूरणीय टुकड़ों में तोड़ दिया। बच्चे की पीली बांह दर्द का एक नक्शा थी। वहां पुराने हरे और पीले रंग के चोट के निशान थे। बांह के अंदरूनी हिस्से पर छोटे और क्रूर चुटकी के निशान थे, जहां त्वचा सबसे संवेदनशील होती है, और लाल बिंदु थे। सुई के निशान 1,
2, 3, 5 हाल ही के इंजेक्शन के निशान। राजेश ने अपने कांपते हाथों से अपने बेटे की बांह को छुआ। त्वचा ठंडी थी। अर्जुन संपर्क से सहम गया, लेकिन दूर नहीं हटा। उसने अपने पिता को खुद को छूने दिया, सुरक्षा की तलाश में। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम हमेशा के लिए चले जाओगे। अर्जुन ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए फुसफुसाया। उसने मुझसे कहा था कि तुम एक सुंदर पत्नी चाहते हो, एक ऐसा अपाहिज बेटा नहीं जो परेशानियां पैदा करता है। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने बुरा व्यवहार किया तो तुम मुझे एक छात्रावास में भेज दोगे जहां कोई मुझसे मिलने नहीं आएगा। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक अकेला, गर्म और भारी आंसू उसकी कसकर बंद पलकों से बच निकला। उसके सीने में दर्द शारीरिक था, एक भावनात्मक दिल का दौरा। वह अंधा रहा था, वह एक साम्राज्य बनाने में, इस हवेली को खरीदने में, नंदिनी के लिए उन ड्रेसों को खरीदने में इतना व्यस्त रहा था, यह मानते हुए कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, कि उसने भेड़िए को गुफा में घुसने दिया था। उसने अपने बेटे को एक देवदूत के भेष में एक राक्षस के सामने असहाय छोड़ दिया था। उसने अपनी आंखें खोलीं। अब कोई आंसू नहीं थे, केवल उसकी नजर में एक भयानक अंधेरा था। वह धीरे धीरे खड़ा हो गया, अर्जुन और राधा को अपनी पीठ देते हुए, और नंदिनी का सामना किया। नंदिनी पीछे हट गई। पहली बार उसे असली डर महसूस हुआ, पकड़े जाने का डर नहीं, बल्कि शारीरिक डर। राजेश एक शांतिप्रिय व्यक्ति था, लेकिन अब उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति की थी जो अपने हाथों से मार सकता था। राजेश, रुको, मुझे समझाने दो। बच्चा बातें बनाता है, तुम जानते हो उसकी कल्पना कैसी है। नंदिनी ने हकलाते हुए फूलों के एक खंभे से टकराते हुए पीछे हट गई। नहीं, राजेश की आवाज सूखी कटी हुई थी। बात मत करो, मेरे बेटे का नाम अपने मुंह से फिर कभी मत लो। राजेश झुके और सोने की घड़ी उठाई जो नंदिनी ने पहले राधा की जेब में पाई थी। उसने अपनी कमीज से उसे पोंछा, अपनी पत्नी के निशान हटा दिए। फिर वह राधा की ओर चला। नौकरानी अभी भी घुटनों के बल बैठी थी, एड्रेनालाइन से थक चुकी थी। राजेश ने उसे एक हाथ बढ़ाया, उसे आदेश देने के लिए नहीं, उसे इशारा करने के लिए नहीं, उसने उसे उठने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। उठो राधा, उसने नरम आवाज में कहा। पहली बार वह उसके साथ इस लहजे का इस्तेमाल कर रहा था। कृपया उठो। राधा ने करोड़पति का हाथ पकड़ा, उसका खुरदुरा और मेहनती हाथ उसके मुलायम और अच्छी तरह से रखे गए हाथ के खिलाफ। उसने उसे धीरे से ऊपर खींचा, उसे खड़ा किया। मुझे माफ कर दो, राजेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नंदिनी को नजरअंदाजा करते हुए, जो दृश्य को आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। मुझे इतनी अंधा होने के लिए माफ कर दो, मुझे तुम्हें अपमानित करने के लिए माफ कर दो, जब तुम ही एकमात्र थी जो मेरे खून की रक्षा कर रही थी। फिर राजेश नंदिनी की ओर मुड़े। उसकी मुद्रा सीधी हो गई। वह 10 सेंटीमीटर लंबा हो गया लग रहा था। खत्म हो गया। नंदिनी, क्या? उसने अविश्वास से पलकें झपकाईं। राजेश, तुम मजाक नहीं कर सकते। एक गलतफहमी के लिए, एक बीमार बच्चे और एक नौकरानी के झूठ के लिए मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम मेरी पत्नी थी। उसने उसे ठीक करते हुए कहा, उसके पास कदम कदम चलते हुए उसे बगीचे के निकास की ओर पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अब तुम एक अजनबी हो और मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। उसने अपनी उन्मादिता वापस पाते हुए चिल्लाई। मेरे अधिकार हैं, मेरे वकील हैं, यह मेरा घर भी है, यह घर मेरे बेटे का है। राजेश ने एक ठंडी आवाज में कहा जिससे खून जम गया। और तुम वह खतरा हो जो इसमें रहता है। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। तुम सामान पैक नहीं करोगी, तुम वे गहने नहीं ले जाओगी जो मैंने तुम्हें खरीदे थे, तुम कार नहीं ले जाओगी, तुम वही पहनकर जाओगी जो तुमने पहना है, और तुम भगवान का शुक्र अदा करोगी कि मैंने खुद तुम्हारी गर्दन नहीं तोड़ी। राजेश, बाहर निकलो। राजेश की चीख इतनी शक्तिशाली थी कि बोगनवेलिया के फूल कांपते हुए प्रतीत हुए। नंदिनी ने अपने चारों ओर देखा। उसने अर्जुन को देखा जो उसे डर और उम्मीद के मिश्रण से देख रहा था। उसने राधा को देखा जो बच्चे के बगल में खड़ी थी, अर्जुन के कंधे पर हाथ रखे हुए एक रक्षक के रूप में अपनी जगह वापस पा चुकी थी। और उसने राजेश को देखा जो एक अभेद्य पत्थर की दीवार था। वह जानती थी कि वह हार गई थी, खेल खत्म हो गया था। हताशा की एक चीख के साथ नंदिनी मुड़ी और भागी। वह घर की ओर भागी, सामान पैक करने के लिए नहीं, बल्कि उस आदमी की न्यायपूर्ण नजर से भागने के लिए। लेकिन राजेश अभी खत्म नहीं हुए थे। राधा, उसने बुलाया। हाँ मालिक, पुलिस को बुलाओ। राजेश ने अपनी भागती हुई पत्नी की पीठ से नजर हटाए बिना कहा, और मेरे वकील को बुलाओ।
मैं चाहता हूं कि उसे बाल दुर्व्यवहार और अवैध पदार्थों के कब्जे के लिए शिकायत करें। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह अपनी जिंदगी में किसी और बच्चे के पास न जा सके। राधा ने न्याय के आंसुओं के साथ सिर हिलाया। हाँ मालिक, अभी। राजेश फिर से अर्जुन के पास घुटनों के बल बैठ गए। उसने अपने बेटे को गले लगाया। यह एक अनाड़ी, हताश गले लगाना था जो अपराध बोध और प्यार से भरा था। अर्जुन अपने पिता की गर्दन से लिपट गया और रोने लगा, लेकिन इस बार यह मुक्ति के आंसू थे। राक्षस जा चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नुकसान हो चुका था और आत्मा के घावों को भरने में त्वचा के घावों से ज्यादा समय लगता है। राजेश ने अपने बेटे के कंधे पर से राधा की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन एक मूक प्रश्न भी था। अब हम इसे कैसे ठीक करें? मोचन की असली यात्रा अभी शुरू हुई थी। कांच के साम्राज्य का पतन। नंदिनी हवेली की ओर भागी जैसे कोई दानव उसका पीछा कर रहा हो। हालांकि एकमात्र असली दानव सच्चाई थी जो उसके पीछे लगी थी। उसके ऊंची एड़ी के जूते संगमरमर के हॉल में गूंज रहे थे, एक अनियमित और हताश आवाज जिसने घर के गहरे सन्नाटे को तोड़ दिया। अब वहां समाज की उस महिला का कोई निशान नहीं था जो दान के चाय समारोह आयोजित करती थी। अब वह अपने ही घर में एक लुटेरी थी। वह दो सीढ़ियां चढ़ी, अपनी डिजाइनर ड्रेस में लड़खड़ाती हुई, दांतों से ऐसी गालियां बकती हुई जिससे एक नाविक भी शर्मा जाता। वह मुख्य बेडरूम में घुस गई, वह ठंडक और विलासिता का मंदिर जो वह राजेश के साथ साझा करती थी, और सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर लपकी। वह कपड़े नहीं बल्कि दर्पण के पीछे छिपी तिजोरी खोज रही थी। कांपते हाथों से उसने संयोजन डायल किया। 1, 2, 3 असफल प्रयास। घबराहट ने उसकी नजर धुंधला दी। भाड़ में जाओ, खुल जाओ कचरे के टुकड़े, उसने मुट्ठी से डिजिटल पैनल पर मारते हुए चिल्लाई। आखिरकार हरी बत्ती झपकी और स्टील का दरवाजा खट से खुल गया। नंदिनी अंदर की ओर झपटी। उसने दस्तावेजों, संपत्ति के कागजातों, अनुबंधों को अनदेखा कर दिया। उसके पंजे सीधे मखमली बक्सों और राजेश द्वारा रखे गए आपातकालीन नकदी के बंडलों पर पहुंचे। उसने अपनी जेबें, अपना गला भरा, हीरे के हार अपने हैंडबैग में डाल दिए बिना उन्हें बंद किए। गहनों को ऐसे खरोंच रही थी जैसे वे एक जहाज के मलबे में जीवन रक्षक हों। क्या तुम्हें बस यही परवाह है? राजेश की आवाज ने उसे जमा दिया। वह दरवाजे की चौखट पर खड़ा था, अपनी बाहें क्रॉस किए हुए, एक अशुभ उपस्थिति के साथ फ्रेम भर रहा था। वह उत्तेजित नहीं था, वह चिल्ला नहीं रहा था। वह उसे उस वैज्ञानिक उत्सुकता से देख रहा था जैसे कोई तिलछट्टे को कुचलने से पहले तड़पते हुए देखता है। नंदिनी मुड़ी, अपने पर्स को अपनी छाती से चिपकाए हुए। मोतियों का एक हार उसके मुंह से भद्दा रूप से लटक रहा था। यह मेरा पैसा है, उसने मोतियों को जमीन पर थूकते हुए कहा। यह मुझे तुम्हारी वजह से मिला है, उन सालों के लिए जो मैंने इस उबाऊ घर में तुम्हारे उस बोझिल बेटे की देखभाल में गंवा दिए। मैंने इसे कमाया है। राजेश धीरे धीरे कमरे में आए। उसका हर कदम नंदिनी को दीवार से टकराने तक पीछे हटाता गया। उसने अव्यवस्था देखी, खुले दराज, फेंके हुए कपड़े, जमीन पर बिखरा नंगा और बदसूरत लालच। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, राजेश ने एक ऐसी शांति के साथ कहा जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। मैंने तुम्हें अपना उपनाम दिया, अपना घर दिया, अपना विश्वास दिया, और बदले में तुमने मेरे बेटे को तड़पाया, उसे ड्रग्स दी, उसे पीटा। यह जरूरी था? वह चिल्लाई। उसकी आंखें डरावनी हो गई थीं। तुम यहां नहीं थे। तुम्हें यह नहीं देखना था कि वह मुझे कैसे देखता था। वह बच्चा मुझसे नफरत करता है। वह मुझे ऐसे देखता था जैसे मैं कोई घुसपैठिया हूं। मुझे उसे चुप कराना था, उसे बोझ बनने से रोकना था। यहां पर एकमात्र बोझ हमेशा तुम ही थे, राजेश ने जवाब दिया। उसी क्षण सायरन की आवाज से हवेली का प्रवेश द्वार भर गया। नीली और लाल बत्तियां बेडरूम की दीवारों पर नाचने लगीं। पर्दों से छनकर दृश्य को पुलिस की तत्परता से रंग रही थीं। नंदिनी खिड़की की ओर भागी। उसने बजरी पर 2 पुलिस गश्त की गाड़ियां अचानक रुकती देखीं। उसने अधिकारियों को हाथों में हथियार लिए नीचे उतरते देखा, राधा की कॉल की गंभीरता से सतर्क होकर। नहीं। नंदिनी राजेश की ओर मुड़ी। उसका अहंकार 1 सेकंड में ढह गया। राजेश, कृपया, तुम मुझे उन्हें ले जाने नहीं दे सकते। घोटाले के बारे में सोचो, तुम्हारी प्रतिष्ठा, कंपनी के शेयर। लोग कहेंगे कि तुम्हारी पत्नी एक अपराधी है। राजेश बिना हंसे एक सूखी हंसी हंसा। मुझे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं नंदिनी। मैं शहर का मजाक बनने को तैयार हूं, बजाय इसके कि तुम्हें बचाने में 1 सेकंड भी और बिताऊं। पुलिस के भारी कदम सीढ़ियां चढ़े। नंदिनी बाथरूम में भागकर खुद को बंद करने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने उसे छुआ नहीं, बस उसके सामने खड़ा हो गया, और उसकी तिरस्कार भरी नजर
एक अभेद्य दीवार थी। हाथ ऊपर करो। पुलिस। एक अधिकारी कमरे में घुसते हुए चिल्लाया। नंदिनी पर निशाना साधते हुए उसने अपना पर्स छोड़ दिया। गहने एक अजीब शोर के साथ जमीन पर गिर गए। सोने की चैनें, अंगूठियां, नकदी के बंडल, सब उसके पैरों पर बिखरे हुए। व्यर्थ अभिमान का एक कालीन। यह एक गलती है। नंदिनी रोई, जबकि अधिकारी ने उसे हथकड़ी लगाने के लिए जोर से दीवार की ओर घुमाया। मैं इस घर की मालकिन हूं। उस नौकरानी ने मुझे फंसाया है। राजेश, उन्हें कुछ बताओ। राजेश ने अधिकारी की ओर देखा। इसे ले जाओ। इसके पास अवैध ड्रग्स हैं और मेरे बेटे पर गंभीर बाल दुर्व्यवहार के शारीरिक सबूत हैं। मेरा वकील 1 घंटे में पुलिस स्टेशन में सबूत सौंप देगा। कमीना। नंदिनी चिल्लाई, जबकि उसे कमरे से घसीटकर बाहर निकाला जा रहा था। वह मरोड़ रही थी। उसके जूते गिर रहे थे। उसका सही केश विन्यास खुल रहा था। वह अब हवेली की रानी नहीं थी। वह बस एक दयनीय अपराधी थी जो अपने झूठ के महल से बाहर निकाले जाते हुए गालियां बक रही थी। तुम पछताओगे। मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। वह अपाहिज बच्चा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसकी चीखें गलियारे में दूर होती गईं, सीढ़ियां उतरती गईं, जब तक कि पुलिस की गाड़ी का दरवाजा बंद होने की आवाज ने शोर को खत्म नहीं कर दिया। राजेश बेडरूम में अकेले रह गए। सन्नाटा वापस आ गया, लेकिन अब वह अलग था। घर बहुत बड़ा, खाली और ठंडा लग रहा था। उसने उस डबल बेड को देखा जहां वह उस महिला के साथ सोया था, यह मानते हुए कि वह उससे प्यार करता है। उसे मतली महसूस हुई। उसने एक हिंसक झटके से चादरें फाड़ दीं और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। वह ऐसा कुछ भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था जिसे उसने छुआ था। वह खिड़की के पास गया और बगीचे की ओर देखा। नीचे शाम ढलने लगी थी। आकाश को बैंगनी और नारंगी रंगों से रंग रही थी। वहां बोगनवेलिया के पास 2 आकृतियां स्थिर खड़ी थीं। राधा व्हीलचेयर के पास घुटनों के बल बैठी थी। अर्जुन की कमीज का बटन लगा रही थी। उसके कपड़ों को अनंत कोमलता से ठीक कर रही थी। अर्जुन नहीं रो रहा था। उसने अपना सिर नौकरानी के कंधे पर रखा हुआ था, शांति की तलाश में। राजेश ने अपना माथा ठंडी खिड़की के शीशे पर टिकाया। उसके पास दुनिया भर का पैसा था, लेकिन उस पल उसे एहसास हुआ कि वह धरती पर सबसे गरीब आदमी था। वह महिला जिसे वह अपने फर्श साफ करने के लिए पैसे देता था, वही एकमात्र थी जिसने एक मां की भूमिका निभाई थी। और वह महान व्यवसायी, दूरदर्शी, एक अंधे अनुपस्थित व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने अपना सिर झुकाया और रोया। पहले वाला दमनकारी रोना नहीं, बल्कि एक बदसूरत, कर्कश रोना जो उसके कंधों को हिला रहा था। वह खोए हुए समय के लिए रोया। वह अपने बेटे के दर्द के लिए रोया। वह इसलिए रोया क्योंकि वह जानता था कि नंदिनी को बाहर निकालना आसान हिस्सा था। मुश्किल अब शुरू होगी। उसे टूटी हुई चीजों को सुधारना था और कोई भी चेक इसका भुगतान नहीं कर सकता था। उसने अपनी कमीज की आस्तीन से अपना चेहरा पोंछा, गहरी सांस ली और मुड़ा। उसे नीचे जाना था। उसे अपने बेटे का सामना करना था। उसे श्रीमान राजेश बनना बंद करना था और पिताजी बनना शुरू करना था। और वह डरा हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता था कि अर्जुन उसे पास आने देगा या नहीं। विनम्रता का पाठ। जब राजेश बगीचे में वापस आए तो सूरज लगभग पूरी तरह से ढल चुका था। रास्ते की स्वचालित बत्तियां जल चुकी थीं। घास पर लंबी छाया डाल रही थीं। हवा ठंडी हो गई थी। अपने साथ उष्णकटिबंधीय रात की नम गंध ला रही थी। राधा और अर्जुन हिले नहीं थे। वे भक्ति की एक जीवित मूर्ति की तरह लग रहे थे। विनम्र महिला टूटे हुए बच्चे की रक्षा कर रही थी। बजरी पर राजेश के कदमों की आवाज सुनकर अर्जुन स्पष्ट रूप से तनाव में आ गया। उसका हाथ राधा का हाथ खोजने लगा और उसे कसकर पकड़ लिया। यह हाव भाव, अपने पिता के प्रति यह सहज अस्वीकृति और नौकरानी में आश्रय की तलाश ने राजेश के दिल को एक भाले की तरह छेद दिया। राजेश एक सुरक्षित दूरी पर रुके। वह अतिक्रमण नहीं करना चाहते थे। वह अपने ही परिवार में अभी भी एक घुसपैठिया महसूस कर रहे थे। वह चली गई। राजेश ने कर्कश आवाज में कहा, पुलिस उसे ले गई। वह कभी वापस नहीं आएगी। अर्जुन, मैं तुमसे वादा करता हूं। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वह अपने हाथों को देख रहा था। एक काल्पनिक अंगूठी घुमा रहा था। राधा ने ऊपर देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उसका भाव एक मजबूत शांति का था। अब उसमें कोई डर नहीं था, न ही उसका मिशन। युद्ध के मैदान में जीती गई एक नई गरिमा थी। बच्चा थक गया है, मालिक, राधा ने धीमी आवाज में कहा। वह ठंड और भूख से कांप रहा है। उसे एक गर्म स्नान और कुछ हल्का खाने की जरूरत है। तेज भावनाएं उसके पेट को खराब करती हैं। राजेश ने तेजी से सिर हिलाया, उपयोगी होने के लिए उत्सुक, कुछ भी करने के लिए, जो कुछ भी हो। हाँ, जरूर, चलो अंदर चलते हैं। मैं
मैं उसे ले जाऊंगा। राजेश व्हीलचेयर के पास गए, उसे रैंप की ओर धकेलने के इरादे से। लेकिन जब उनके हाथों ने रबर के हैंडल को छुआ तो अर्जुन ने एक दबी हुई कराह छोड़ी और अपने सिर को बाहों से ढककर सिकुड़ गया। नहीं, बच्चे ने डरे हुए फुसफुसाया। राजेश ने अपने हाथ ऐसे हटा लिए जैसे कुर्सी जल रही हो। बेटा, मैं हूं, पिताजी हूं, मैं बस तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाना चाहता हूं। वह नहीं जानते, अर्जुन ने टूटी आवाज़ में बुदबुदाया। आप मुझे दरवाजों के फ्रेम से मारेंगे, आप हमेशा बहुत तेज चलते हैं। यह कबूलनामा एक क्रूर झटका था। राजेश को वे कुछ ही बार याद आए जब उसने व्हीलचेयर को धकेला था, हमेशा जल्दी में, हमेशा फोन पर बात करते हुए, पहियों को फर्नीचर से टकराते हुए, अपने बेटे को एक ऐसे सूटकेस की तरह व्यवहार करते हुए जिसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। वह हवा में हाथ रखे, खुद को बेकार, अनाड़ी, विशाल और खतरनाक महसूस करते हुए लकवाग्रस्त रह गए। राधा धीरे से उठ खड़ी हुई। उसने अनुमति नहीं मांगी, बस नियंत्रण ले लिया। अभिमान से नहीं, बल्कि जरूरत से। मुझे करने दो मालिक, उसने कोमलता से कहा। अर्जुन की एक दिनचर्या है, अगर हम उसे अभी बदलते हैं तो वह और घबरा जाएगा। राधा ने हैंडल पकड़े, उसका स्पर्श अलग था। कुर्सी को हिलाने से पहले वह अर्जुन के कान के पास झुकी। अर्जुन, मेरे प्यार, घर चलते हैं। मैं तुम्हें वह गर्म चॉकलेट बनाऊंगी जो तुम्हें पसंद है। हाँ, और हम हल्की संगीत चलाएंगे। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारे पिताजी हमारे साथ आएंगे, वह हमारे लिए दरवाजे खोलेंगे। ठीक है? अर्जुन ने धीरे धीरे सिर हिलाया, अपने कंधे ढीले किए। ठीक है राधा। राजेश ने प्रशंसा और गहरी शर्म के मिश्रण के साथ दृश्य को देखा। राधा कुर्सी को ऐसी निपुणता से चला रही थी जो एक नृत्य जैसा लगता था। वह रास्ते की खरामियों से बचती थी, मोड़ों को नरम करती थी। राजेश मुख्य दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े, उसे एक चौकीदार की तरह खुला रखते हुए अपने बेटे और उस महिला को अंदर जाते हुए देखा जिसने उसे बचाया था। वे रसोई में घुसे। यह स्टेनलेस स्टील और सफेद संगमरमर का एक विशाल स्थान था, एक ऑपरेशन थिएटर की तरह ठंडा। लेकिन राधा ने इसे बदल दिया। कुछ ही सेकंड में उसने पानी गर्म होने के लिए रखा, एक छिपी हुई अलमारी से एक कंबल निकाला और अर्जुन के पैरों को ढक दिया। राजेश केंद्रीय द्वीप के बगल में खड़े थे, एक अजनबी महसूस कर रहे थे। वह मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कब कहां थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा कौन सा दूध पीता था। उन्हें कुछ नहीं पता था। बैठ जाइए श्रीमान राजेश, राधा ने हिलना डुलना बंद किए बिना कहा, चॉकलेट को लयबद्ध तरीके से फेंटते हुए। कृपया, अगर आप वहां भूत की तरह खड़े रहेंगे तो बच्चे को घबराहट होगी। राजेश ने आज्ञा मानी। वह अपने बेटे के सामने एक ऊंचे स्टूल पर बैठ गए। अर्जुन मेज के दूसरी ओर था, उस कप से उठते हुए भाप को देख रहा था जो राधा ने अभी उसके सामने रखा था। राधा, राजेश ने शुरू किया और रुक गए। उसे पूछना था, उसे यह समझना था कि वह क्यों रुकी। राधा रुक गई, चम्मच को काउंटर टॉप पर रखा, अपने एप्रन से हाथ पोंछे। मालिक, आप जानते थे कि क्या हो रहा था। नंदिनी आपको कचरे की तरह व्यवहार करती थी। मैं आपको अनदेखा करती थी। मैं आपको न्यूनतम वेतन देती थी। आप कहीं और जा सकते थे। आप इस नरक को क्यों झेलते रहे? राधा ने अर्जुन की ओर देखा, जो अपनी चॉकलेट को तेजी से पी रहा था। धीरे धीरे उसके गालों में रंग लौट रहा था। फिर उसने राजेश की ओर देखा और उसकी गहरी आंखें एक साधारण और विनाशकारी सच्चाई के साथ चमक उठीं। क्योंकि एक दिन 6 महीने पहले मैं बच्चे के कमरे में सफाई करने गई थी। वह अंधेरे में रो रहा था। मैं उसके पास गई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मुझसे कहा, कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं डरा हुआ हूं। राधा गले में अटकते हुए गांठ से जूझते हुए रुकी। मेरा भी एक बेटा है श्रीमान राजेश। वह मेरे गांव में मेरी दादी के साथ है। मैंने उसे 2 साल से नहीं देखा क्योंकि मैं यहां पैसे भेजने के लिए काम कर रही हूं। जब अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने अपने ही बेटे को देखा और मैंने देवी मां के सामने वादा किया कि अगर मैं अपने बेटे की देखभाल नहीं कर सकती तो मैं आपके बेटे की देखभाल अपने खून की तरह करूंगी। क्योंकि कोई भी बच्चा अपने ही घर में डर के साथ रहने का हकदार नहीं है। पैसा शांति नहीं खरीदता मालिक। और मैं यह जानते हुए आराम से सो नहीं सकती थी कि अगर मैं चली गई तो यह फरिश्ता उस चुड़ैल के साथ अकेला रह जाएगा। राजेश ने शर्म से सिर झुका लिया। वह, जो मानता था कि उसके पिता का कर्तव्य स्कूल और उपचार के चेक पर हस्ताक्षर करने से खत्म हो जाता है, को अभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नैतिक पाठ मिला था। एक महिला जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने ही बेटे के पालन पोषण का बलिदान दिया था।
मुझे नहीं पता कि इसका भुगतान कैसे करूं, राजेश ने फुसफुसाया। भुगतान की बात नहीं है मालिक, राधा ने रसोई साफ करने के अपने काम पर वापस लौटते हुए जवाब दिया, प्रशंसा से असहज महसूस करते हुए। यह साथ रहने की बात है, साथ रहना। हाँ, साथ रहना। राधा ने सिर से अर्जुन की ओर इशारा किया। उसे एक और वीडियो गेम कंसोल खरीदने की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत है कि आप जानें कि उसे स्नान कैसे कराना है ताकि उसकी पीठ में दर्द न हो। उसे जरूरत है कि आप जानें कि उसे कौन से बुरे सपने आते। उसे जरूरत है कि आप उसके पैरों पर तब तक काम करें जब तक वह उनका उपयोग न कर सके, या भले ही वह कभी उनका उपयोग न करे। राजेश ने अपने बेटे की ओर देखा। अर्जुन ने चॉकलेट खत्म कर दी थी और उसे उत्सुकता से देख रहा था। उस नजर में एक खुला दरवाजा था, एक अवसर। राजेश खड़े हुए, अपने 50 रुपये का सूट जैकेट उतार दिया और उसे एक कुर्सी पर गिरा दिया। उसने अपनी सफेद कमीज की आस्तीन को कोहनियों तक ऊपर चढ़ा लिया। मुझे सिखाओ, राजेश ने राधा की ओर देखते हुए कहा। मुझे उसे स्नान कराना सिखाओ, मुझे उसे बिस्तर पर सुलाना सिखाओ, मुझे सब कुछ सिखाओ। मैं तब तक सोने नहीं जा रहा हूं जब तक मैं अपने बेटे की देखभाल करना नहीं सीख लेता। राधा ने उस पूरी शाम में पहली बार मुस्कुराई, एक थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान जिसने उसके विनम्र चेहरे को रोशन कर दिया। ठीक है मालिक, लेकिन पहले अपने वे चमड़े के जूते उतारो जो बहुत शोर करते हैं और घर की गूंज को जगाते हैं। यहां हम धीरे धीरे चलेंगे। राजेश ने सिर हिलाया, झुके और अपने जूते के फीते खोले, अपने महंगे जूते उतारे और ठंडे फर्श पर मोजे में खड़े हो गए। उसने खुद को कमजोर, हास्यास्पद और सालों में पहली बार पूरी तरह से ईमानदार महसूस किया। चलो अर्जुन, राजेश ने कुर्सी के पास धीरे धीरे चलते हुए कहा, राधा को जो करते देखा था उसकी नकल करते हुए। चलो तुम्हें सोने के लिए तैयार करते हैं। तुम मुझे बताओगे अगर मैं गलत करता हूं, ठीक है? अब तुम मालिक हो। अर्जुन ने शर्मीलेपन से मुस्कुराया। ठीक है पिताजी, लेकिन मेरे दाहिने पैर का ध्यान रखना, वह मुझे ज्यादा दर्द करता है। मैं ध्यान रखूंगा, मैं कसम खाता हूं। राधा ने उन्हें रसोई से बाहर निकलते हुए देखा। पिता अनाड़ीपन से लेकिन अनंत सावधानी से कुर्सी को धकेल रहे थे। बेटा धीमी आवाज में निर्देश दे रहा था। वह कुछ देर अकेली रह गई, मुक्त घर के सन्नाटे में सांस लेते हुए। वह जानती थी कि युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन पुनर्निर्माण लंबा होगा और वह नौकरानी की वर्दी में जनरल काम का नेतृत्व करने के लिए तैयार थी। दानवों की रात। हवेली, जो दिन में रोशनी का महल लगती थी, रात होते ही लंबी छायाओं और गहरे सन्नाटे की एक गुफा में बदल गई। लेकिन सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। सुबह 3 बजे दूसरी मंजिल के गलियारे में एक दिल दहला देने वाली चीख ने शांति भंग कर दी। यह एक सामान्य बचपन के बुरे सपने की चीख नहीं थी, यह अपने ही शरीर से लड़ते हुए शरीर की चीख थी। राजेश, जो अर्जुन के बिस्तर के बगल में एक असहज कुर्सी में सो गए थे, दिल की धड़कन हथौड़े की तरह उसकी पसलियों से टकराते हुए उछलकर जाग गए। नाइट स्टैंड पर लैंप जल रहा था। दृश्य पर एक पीली और बीमार रोशनी फेंक रहा था। अर्जुन पसीने से तर चादरों में तड़प रहा था। उसका शरीर नाजुक और पतला हिंसक ऐंठन में झुक रहा था। उसकी आंखें डरावनी थीं, उन चीजों को देख रही थीं जो वहां नहीं थीं। ये मतिभ्रम महीनों तक नंदिनी द्वारा इंजेक्ट किए गए शामक दवाओं के अचानक बंद होने के कारण हुए थे। नहीं, उन्हें हटाओ, वे मुझे काट रही हैं, वे मुझे जला रही हैं। अर्जुन उन्मत्त रूप से अपने हाथों को खरोंचते हुए चिल्ला रहा था, पुराने इंजेक्शन के घावों को फिर से खोल रहा था। अर्जुन, अर्जुन, जागो। राजेश उस पर झपट पड़े, उसे खुद को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए उसके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बच्चे की ताकत अलौकिक थी, रासायनिक घबराहट से पैदा हुई थी। बेटा, मैं हूं, मैं पिताजी हूं, तुम नहीं हो, तुम वह हो। जाओ, चुड़ैल। अर्जुन ने एक अंधी लात मारी जो राजेश की छाती पर लगी। उसे 1 सेकंड के लिए सांस रोक दी। राजेश डरकर पीछे हट गए। उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उनके व्यापार की दुनिया में समस्याओं को फोन कॉल, वकीलों, पैसे से सुलझाया जाता था, लेकिन यह एक जैविक नरक था जिसके खिलाफ उनका क्रेडिट कार्ड शक्तिहीन था। घबराहट ने उसे घेर लिया। उसने कांपते हाथों से अपना फोन तलाशा। वह एक एम्बुलेंस, शहर के सबसे अच्छे निजी अस्पताल, शहर के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख को बुलाने वाला था। वह अपने बेटे को स्थिर करने और उस पीड़ा को रोकने के लिए कुछ भी भुगतान करने को तैयार था। ठीक जब वह डायल करने वाले थे, कमरे का दरवाजा तेजी से खुला। राधा अंदर आई। उसने अपनी वर्दी नहीं पहनी थी, बल्कि एक घिसी हुई सूती बाथरोब पहनी थी और उसके बाल खुले थे।
उसके कंधों पर एक काले झरने की तरह गिर रहे थे। उसके चेहरे पर डर नहीं था, दृढ़ संकल्प था। किसी को मत बुलाओ, राधा ने राजेश के हाथ में फोन देखते हुए आदेश दिया। उसकी आवाज एक चाकू से भी ज्यादा तेज थी। उसे दौरा पड़ रहा है, उसे डॉक्टर चाहिए। राजेश ने हताश होकर चिल्लाया। देखो उसे डिटॉक्स की जरूरत है। राधा कमरे को पार कर गई और राजेश के हाथ से फोन छीन लिया, उसे बिस्तर पर फेंक दिया। अगर आप उसे अस्पताल ले जाते हैं तो वे उसे शांत करने के लिए और ज्यादा रसायन भर देंगे। उसका शरीर चिल्ला रहा है क्योंकि उसे ड्रग्स की कमी है। उसे बाहर निकलना होगा मालिक, जहर को बाहर निकलना होगा। राधा बिस्तर पर चढ़ गई। पदानुक्रम या सामाजिक मानदंडों की परवाह किए बिना वह अर्जुन के पीछे बैठ गई। उसे एक आलिंगन में कसकर पकड़ लिया, बच्चे की छाती को अपनी मजबूत बाहों से घेर लिया, उसे अपने शरीर के खिलाफ स्थिर कर दिया। मुझे छोड़ दो। अर्जुन रो रहा था, लार टपक रही थी, पूरी तरह से बेकाबू। शश, ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक हो जाएगा। राधा बच्चे के कान में फुसफुसाई, तालबद्ध रूप से आगे पीछे झूलते हुए। वह उससे लड़ नहीं रही थी, वह तूफान में उसके साथ थी। बाहर निकालो अर्जुन, सब कुछ चिल्लाओ, राधा यहां है, राधा यहां है। राजेश बिस्तर के पैर में लकवाग्रस्त खड़े थे, अपने ही बेटे की पीड़ा के एक बेकार दर्शक महसूस कर रहे थे। अर्जुन को ऐसे देखकर, अपने पिता की लापरवाही के कारण एक डरे हुए और दर्दनाक जानवर में तब्दील होकर राजेश को जो सबसे क्रूर सजा मिल सकती थी वह मिली। मैं क्या करूं? राजेश ने टूटी आवाज में पूछा। आंसू उसके चेहरे पर बेरोकटोक बह रहे थे। राधा, भगवान के लिए मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं उसे ऐसे पीड़ित नहीं देख सकता। राधा ने ऊपर देखा, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके होंठ पर खून की एक रेखा थी, जहां अर्जुन ने गलती से अपने सिर से उसे मार दिया था। लेकिन उसकी आंखें तूफान में प्रकाश स्तंभ थीं। बर्फ के पानी के साथ कपड़े लाओ, उसे बुखार है, और एक बाल्टी लाओ, वह उल्टी करेगा। और फिर यहां बैठो और उसका हाथ पकड़ो। उसे तब तक मत छोड़ो जब तक वह चिल्लाता है, भले ही वह तुम्हें मारता है। उसे पता चलने दो कि तुम अंधेरे में यहां हो। राजेश दौड़े। वह बाथरूम में ऐसे दौड़े जैसे उनकी जिंदगी उस पर निर्भर करती हो। उन्होंने सिंक भरा, तौलिए गीले किए, बाल्टी ढूंढी। रात की नौकरानी को नहीं बुलाया, कोई गवाह नहीं चाहते थे। यह उनकी तपस्या थी। जब वह वापस आए तो अर्जुन सूखी, दर्दनाक हिचकियां ले रहा था। राधा ने अनंत कोमलता से उसका माथा पकड़े हुए थी, अपनी ही बाथरोब के किनारे से उसका मुंह साफ कर रही थी। राजेश बिस्तर के बगल में घुटनों के बल बैठ गए, अपने बेटे के जलते हुए माथे पर ठंडे कपड़े रखे। अर्जुन कांपा, लेकिन ठंडक ने उसे 1 सेकंड के लिए वास्तविकता में वापस ला दिया। उसकी आंखें पथराई हुई और लाल राजेश पर केंद्रित हुईं। पिताजी, अर्जुन ने एक छोटी कर्कश आवाज में कराहते हुए कहा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सब कुछ दर्द हो रहा है। मुझे हड्डियों के अंदर कीड़े महसूस हो रहे हैं। राजेश को लगा कि उसकी आत्मा टूट गई है। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा। वह ठंडा और पसीने से तर था, लेकिन उसने उसे कसकर दबाया। मुझे पता है मेरे शेर, मुझे पता है। यह बुरी दवा बाहर निकल रही है। तुम्हें मजबूत रहना होगा, थोड़ा और सहन करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। राजेश ने अपने बेटे के पोरों को चूमते हुए कबूल किया। मुझे भी डर लग रहा है अर्जुन, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। मुझे देखो, मैं यहां हूं। मैं 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। घंटे बीत गए। वे राजेश की जिंदगी के सबसे लंबे घंटे थे। अर्जुन पित्त की उल्टी करता रहा जब तक कि वह थक नहीं गया। वह तब तक रोया जब तक उसकी आवाज खत्म नहीं हो गई। ऐसे क्षण भी आए जब राजेश को लगा कि बच्चा नहीं बचेगा, कि उसका दिल प्रयास से धड़कना बंद कर देगा। लेकिन राधा वहां एक चट्टान की तरह थी। वह उसे चीनी मिले पानी के घूंट देती थी, उसे धीमी आवाज में पुराने लौरी गाती थी, उसके ऐंठन वाले पैरों की मालिश करती थी। और राजेश ने सीखा। उसने अपने बेटे की उल्टी को बिना घृणा के साफ करना सीखा। उसने बच्चे के ऊपर चादरें बदलना सीखा। उसने सीखा कि प्यार महंगे खिलौने खरीदना नहीं है, बल्कि बाल्टी पकड़े रहना है जब कोई दूसरा इंसान पीड़ित होता है। भोर के करीब बुखार उतर गया। अर्जुन का शरीर कांपना बंद कर दिया और वह एक गहरी और प्राकृतिक नींद में शांत हो गया। महीनों में पहली बार कमरा सन्नाटे में छा गया। बीमारी और कैद की बू आ रही थी, लेकिन जीत की भी। राजेश दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गए, थक कर चूर। उसकी हर मांसपेशी में दर्द हो रहा था। उसकी रेशमी कमीज बर्बाद हो चुकी थी, दागदार और सिकुड़ी हुई। राधा अर्जुन को जगाने की सावधानी बरतते हुए बिस्तर से नीचे उतर गई। उसने अपनी बाथरोब ठीक की, राजेश की ओर चली।
और बिना कुछ कहे उसके बगल में जमीन पर बैठ गई, सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए। लेकिन नजदीक। आपने अच्छा किया मालिक, उसने फुसफुसाया। राजेश ने उसकी ओर देखने के लिए सिर घुमाया। खिड़की से आती भोर की धूसर रोशनी में राधा थकी हुई, गहरी आंखों के नीचे काले घेरों वाली दिख रही थी, लेकिन खूबसूरत एक ऐसे तरीके से जिसे राजेश ने पहले कभी नहीं देखा था। यह नंदिनी की प्लास्टिक और मेकअप वाली सुंदरता नहीं थी, यह एक असली मानवीय सुंदरता थी जो करुणा में ढली हुई थी। तुमने उसे बचाया, राजेश ने कहा। मैं बस तुम्हें तौलिए पकड़ा रहा था। आप उसके पिताजी हैं। आपकी आवाज ही उसे वापस ले आई जब वह मतिभ्रम में था। उसे यह जानने की जरूरत थी कि आपको उससे घृणा नहीं है, कि आपको उसके दर्द से डर नहीं है। राजेश ने अपने हाथों की ओर देखा। पूरी जिंदगी मैंने सोचा कि पिता होना भरण पोषण करना है, कि अगर उन्हें भौतिक रूप से किसी चीज की कमी नहीं थी तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था। राजेश ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, अपनी आंखें मलीं। मैंने उसे लगभग मार ही डाला, राधा। मैंने उस महिला को यहां घुसने दिया और मैंने अपनी उदासीनता से उसे लगभग मार ही डाला। लगभग ही महत्वपूर्ण है मालिक। आज से फिर से शुरू होता है। अतीत को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे सुधारा जा सकता है। वे एक पल के लिए चुप रहे, जीती हुई लड़ाई की थकान साझा करते हुए। राधा, हाँ, धन्यवाद। राजेश ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। मुझे नहीं पता कि आज रात तुम्हारे बिना मैं क्या करता। शायद मैंने डॉक्टरों को बुलाया होता, उन्होंने उसे शांत कर दिया होता और चक्र फिर से शुरू हो गया होता। तुमने चक्र को तोड़ दिया। राधा हल्के से मुस्कुराई और खड़ी हो गई, अपनी बाथरोब झाड़ते हुए। मैं कॉफी बना रही हूं मालिक। दिन लंबा होने वाला है, आपको ताकत की जरूरत है। राजेश ने उसे कमरे से बाहर जाते देखा और सालों में पहली बार महसूस किया कि वह विशाल और ठंडा घर अस्पष्ट रूप से एक घर जैसा लगने लगा था। सोने का बलिदान। सुबह क्रूर और अथक रोशनी के साथ आई। राजेश 20 मिनट से ज्यादा नहीं सोए थे। वह रसोई में एक कप काली कॉफी हाथों में लिए बैठे थे, भाप को ऊपर उठते हुए देख रहे थे। उन्होंने पिछली रात के वही कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने दाढ़ी नहीं बनाई थी। अर्जुन ऊपर सो रहा था, राधा उसकी निगरानी कर रही थी। रसोई का सन्नाटा राजेश के फोन की घंटी से संगमरमर के काउंटर टॉप पर हिंसक रूप से टूट गया। राजेश ने उसे नफरत से देखा। स्क्रीन एक नाम से जगमगा रही थी, रॉबर्टो, पार्टनर। उसने उसे अनदेखा कर दिया। फोन की घंटी बजना बंद हो गई और तुरंत फिर से शुरू हो गई। 1, 2, 3 बार। यह लगातार जरूरी मांग करने वाला था। यह उसके पुराने जीवन की आवाज थी जो अपने बंदी को वापस बुला रही थी। आखिरकार राजेश ने जवाब दिया, बिना फोन को कान से लगाए स्पीकर ऑन कर दिया। तुम कहां हो राजेश? रॉबर्टो की आवाज दूसरी तरफ से भौंकी, तनाव और दफ्तर के शोर से भरी हुई थी। जापानी निवेशकों के साथ बैठक 10 मिनट पहले शुरू हो गई थी। वे नाराज हैं। अगर तुम आधे घंटे में हस्ताक्षरित अनुबंध के साथ नहीं आते तो विलय रद्द हो जाएगा। हम 50 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं, राजेश। राजेश ने रसोई की खिड़की से बाहर देखा। उसने वह बगीचा देखा जहां कल त्रासदी हुई थी। उसने बोगनवेलिया देखी, कोने में मुड़ी हुई अतिरिक्त व्हीलचेयर देखी। मैं नहीं जा रहा हूं, राजेश ने कहा। उसकी आवाज शांत लगी, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अजीब तरह से शांत जो एक भाग्य को बर्बाद कर रहा था। क्या? लाइन के दूसरी ओर एक अवाक सन्नाटा छा गया। क्या तुम नशे में हो राजेश? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम नहीं आते तो वे तुम पर अनुबंध के उल्लंघन का मुकदमा करेंगे। तुम बोर्ड में अपनी जगह खो दोगे, तुम बोनस खो दोगे, तुम करोड़ों खो दोगे। अपना कूल्हा हिलाओ और अभी आओ। उसी क्षण राधा रसोई में आई। वह अर्जुन के लिए नाश्ते की ट्रे लाई थी, लेकिन फोन से निकलती चीखों को सुनकर रुक गई। उसने राजेश को चिंता से देखा, पूरी तरह से समझते हुए कि क्या हो रहा था। वह जानती थी कि यह उसके मालिक की दुनिया थी, वह दुनिया जिसने उसे शक्ति दी थी, वह दुनिया जिसने बिलों का भुगतान किया था। उसे उम्मीद थी कि वह उठेगा, सूट पहनेगा और हमेशा की तरह भाग जाएगा। राजेश ने राधा को देखा। उसने देखा कि उसने अपनी नजर झुका ली, यह मानते हुए कि वह जाएगा, यह मानते हुए कि पैसा हमेशा जीतता है। राजेश ने फोन उठाया। रॉबर्टो, उसने दृढ़ता से कहा, मेरी बात सुनो। मेरे बेटे को कल रात एक संकट हुआ। वह लगभग मर गया। उसे मेरी जरूरत है। आज मुझे उसे स्नान कराने में मदद करनी है। मुझे उसके जागने पर वहां रहना है ताकि उसे डर न लगे। एक नर्स रखो। रॉबर्टो चिल्लाया। तुम अमीर हो, उसी के लिए तो हो। किसी को पैसे दो और अपना काम करने आओ।
यह वाक्य निर्णायक था। किसी को पैसे दो। वही तर्क जिसने अर्जुन को लगभग बर्बाद कर दिया था, वही तर्क जिसने नंदिनी को उनके जीवन में लाया था। राजेश को एक ठंडी क्रोध की लहर अपने गले तक महसूस हुई, लेकिन उसे पूर्ण मुक्ति भी महसूस हुई। नहीं, राजेश ने कहा, कोई पिता का भुगतान नहीं कर सकता रॉबर्टो। मैं इस्तीफा देता हूं। क्या? जो तुमने सुना, विलय तुम अकेले करो। अगर जापानी जाते हैं तो उन्हें जाने दो। अगर बोर्ड मुझे निकालना चाहता है तो उन्हें निकालने दो। जरूरत पड़ने पर मेरे शेयर बेच दो। मुझे परवाह नहीं है। मैं आज नहीं जाऊंगा, और न कल जाऊंगा, और न अगले हफ्ते। मेरे बेटे को मेरी जरूरत है, और मैं उसके साथ 1 मिनट भी बैंक के सारे पैसों के लिए नहीं बदलूंगा। मुझे फिर कभी फोन मत करना। राजेश ने फोन काट दिया, और न केवल काट दिया, एक सहज आंदोलन के साथ उसने फोन बंद कर दिया और उसे काउंटर टॉप पर तब तक खिसकाया जब तक वह धीरे से फल के कटोरे से नहीं टकराया। उसकी पहुंच से दूर रसोई में सन्नाटा वापस आ गया, लेकिन इस बार वह तनावपूर्ण सन्नाटा नहीं था, वह एक पवित्र सन्नाटा था। राधा उसे खुली आंखों से देख रही थी, कांपते हाथों से ट्रे पकड़े हुए। उसने सब कुछ सुना था। उसने एक शक्तिशाली आदमी को एक टूटे हुए बच्चे के लिए अपने साम्राज्य को छोड़ते हुए सुना था। मालिक, उसने बुदबुदाया, यह 50 करोड़ रुपए थे। राजेश स्टूल पर मुड़ गए और उसे देखा। उसने अपने बिखरे हुए बालों पर हाथ फेरा और मुस्कुराया, एक थकी हुई लेकिन हल्की मुस्कान, जैसे उसने अपने ऊपर से शीशे का कवच उतार दिया हो। यह कागज है राधा, बस हरा कागज। अर्जुन, वह मांस और हड्डी है। कल रात जब वह मेरा हाथ पकड़े हुए था, मैं समझ गया कि उसे नहीं पता कि मेरे बैंक में कितना पैसा है। उसे परवाह नहीं है कि मैं C.E.O हूं या माली। वह बस चाहता था कि उसके पिताजी उसे न छोड़ें, और मैंने परछाइयों का पीछा करते हुए उसे लगभग खो ही दिया। राधा ने ट्रे मेजस पर रख दी और उसकी ओर एक कदम बढ़ी। मालिक और नौकरानी के बीच की अदृश्य बाधा इतनी पतली हो गई थी कि वह लगभग गायब हो गई थी। जो बचा था वे 2 इंसान थे जो किसी तीसरे के प्यार से जुड़े थे। आप एक अच्छे आदमी हैं राजेश, उसने कहा। यह पहली बार था जब उसने श्रीमान के बिना उसका नाम लिया था। वह अनजाने में निकल गया था या शायद जानबूझकर था। यह प्यारा, अंतरंग लगा। राजेश को उसके होंठों से अपना नाम सुनकर सीने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। यह चापलूसी नहीं थी, यह पहचान थी। मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं, उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता राधा। अब मेरे पास दुनिया का सारा समय है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस समय को कैसे भरूं। मुझे डर है कि अर्जुन जागेगा, और अब जब उसके शरीर में कोई ड्रग्स नहीं है तो उसे एहसास होगा कि वह अपने पिता से नफरत करता है। राधा ने सिर हिलाया और थोड़ी और पास आ गई। उसने मेज पर एक हाथ रखा, उसके हाथ के पास, उसे छुए बिना, लेकिन ऊर्जा का एक पुल बनाते हुए। नफरत वहां नहीं टिकती जहां प्यार होता है, और आपने कल रात उसे बहुत प्यार दिखाया। लेकिन आप एक बात में सही हैं, रास्ता मुश्किल होगा। अर्जुन को मिजाज में बदलाव आएंगे, वह दुखी होगा, उसे गुस्सा आएगा। आपको सहन करना होगा। आपको उसका मुक्का मारने वाला बैग और उसका तकिया बनना होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? राजेश ने पूछा। यह मालिक से अधीनस्थ को आदेश नहीं था, यह साथी से साथी की विनती थी। मैं यह अकेले नहीं कर सकता। मैं यह अकेले नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हें यहां जरूरत है, और नौकरानी के रूप में नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम और फर्श साफ करो और नौकरानी के पारे साफ करो, ही बाथरूम धो। मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ मेरी मार्गदर्शक बनो। मैं तुम्हें 3 गुना भुगतान करूंगा। मैं तुम्हें जो कुछ भी चाहो दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को वापस पाने में मेरी मदद करो। राधा ने उसे गहराई से देखा। उसने उस आदमी में कमजोरी देखी जो घंटों पहले अछूत लगता था। उसने उसके बलिदान की क्रूर ईमानदारी देखी। मुझे 3 गुना वेतन की जरूरत नहीं है, उसने गरिमा के साथ कहा। मैं यह इसलिए करूंगी क्योंकि मैं अर्जुन से प्यार करती हूं, और क्योंकि मैं आप पर विश्वास करती हूं, लेकिन एक शर्त पर। जो भी हो, इस घर में झूठ खत्म हो गए हैं और दूरियां खत्म हो गई हैं। अगर हमें इस बच्चे को आगे बढ़ाना है तो हमें एक टीम बनना होगा। आप बर्तन धोते हैं अगर मैं अर्जुन के साथ व्यस्त हूं, आप खाना बनाते हैं अगर मैं थकी हुई हूं। आज से हम सब बराबर हैं, स्वीकार करते हैं। राजेश ने अपनी लग्जरी रसोई, अपने कार्यकारी हाथों और फिर राधा के मेहनती हाथों को देखा। मैं स्वीकार करता हूं, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ठीक है। राधा मुस्कुराई और उस मुस्कान ने सुबह के सूरज से ज्यादा रसोई को रोशन कर दिया। तो पार्टनर, अपना चेहरा धो लो और दाढ़ी बना लो, क्योंकि तुम्हारा बेटा जल्द ही जागने वाला है
और वह किसी आवारा को डराते हुए नहीं देखना चाहेगा। मैं उसे नाश्ता देने जा रही हूं। जब तुम तैयार हो जाओ तो ऊपर आना। आज हम उसे बगीचे में बिना डर के बैठाने की कोशिश करेंगे। राधा ने ट्रे उठाई और बाहर निकलने की ओर चली। राजेश ने उसे जाते देखा, उसकी ताकत, उसकी स्वाभाविक गरिमा की प्रशंसा करते हुए। उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने सालों में महसूस नहीं किया था। आशा और शायद, बस शायद, कुछ और की एक चिंगारी, कुछ जो गहरी प्रशंसा से पैदा हुई थी और जिसने उसे 50 करोड़ रुपए खोने से ज्यादा डरा दिया था। वह उठा, सिंक पर गया और अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाला। सिंक के ऊपर लगे शीशे में खुद को देखते हुए उसने एक थके हुए, बिखरे हुए बालों वाले और आर्थिक रूप से बर्बाद आदमी को देखा। लेकिन बहुत समय बाद पहली बार उसने उस आदमी को पहचान लिया जो उसे वापस देख रहा था। शुभ प्रभात पिताजी, उसने खुद से कहा और अपनी असली काम शुरू करने के लिए सीढ़ियां चढ़ गया। पुनर्वास का नरक। 3 हफ्ते बीत गए, 3 हफ्ते जो 3 सदियों जैसे लगे। हवेली, जो पहले सन्नाटे का मकबरा थी, अब एक युद्ध का मैदान बन गई थी, जहां दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं बल्कि अर्जुन का अपना शरीर था। रासायनिक डिटॉक्स हो चुका था, लेकिन इसने असली तबाही को उजागर कर दिया था, मांसपेशियों की कमजोरी को। नंदिनी द्वारा महीनों तक दी गई शामक दवाओं और जबरदस्ती की गई निष्क्रियता ने अर्जुन के पैरों को सूखी टहनियों की तरह पतला, कमजोर, यहां तक कि एक चादर का वजन भी बिना कांपे सहने में असमर्थ कर दिया था। यह दृश्य पुराने बॉलरूम में हो रहा था, एक विशाल जगह जिसमें फर्श से छत तक दर्पण लगे थे, जिसे राजेश ने महंगे फर्नीचर से खाली करने का आदेश दिया था ताकि इसे एक अस्थायी पुनर्वास जिम में बदल दिया जा सके। वहां कोई परिष्कृत मशीन नहीं थी, बस कुछ लकड़ी के समानांतर बार थे जिन्हें उन्होंने खुद लगाने में मदद की थी। लकड़ी को चिकना किया था ताकि वह उनके बेटे के हाथों को चोट न पहुंचाए। मैं नहीं कर सकता पिताजी, मुझे दर्द हो रहा है। अर्जुन की चीख दीवारों से टकराई, हताशा और आंसुओं से भरी हुई। बच्चा बार से लटका हुआ था, अपने ही वजन को उठाने के प्रयास से उसके हाथ कांप रहे थे। उसके पैर खेल के शॉर्ट्स में बेकार लटके हुए थे, पैरों के सिरे जमीन पर घिसट रहे थे। पसीना उसके माथे से बह रहा था, आंसुओं में मिल रहा था। राजेश उसके सामने घुटनों के बल बैठे थे, अपने बेटे के टखनों पर हाथ रखे हुए गति का मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कमीज पसीने से भीगी हुई थी, उनके बाल बिखरे हुए थे। वह अब फोर्ब्स कवर के करोड़पति नहीं लगते थे, वह एक हताश आदमी लगते थे जो गुरुत्वाकर्षण से लड़ रहा था। तुम कर सकते हो अर्जुन, राजेश ने कर्कश आवाज में जोर दिया। बस एक कदम, तुम्हें दाहिने पैर को हिलाने की कोशिश करनी है। अपने दिमाग से आदेश भेजो। चलो। यह जवाब नहीं देता। अर्जुन एक हाथ छोड़ते हुए रोया और दूसरे हाथ से खतरनाक रूप से लटका रहा, जैसे वे मर चुके हों। मुझे छोड़ दो, मैं बैठना चाहता हूं। राजेश को घबराहट और क्रोध की लहर महसूस हुई। नंदिनी पर क्रोध, खुद पर क्रोध, ब्रह्मांड पर क्रोध। उसने मुट्ठी से जमीन पर मारा। तुम नहीं बैठोगे, राजेश चिल्लाए, अपने बेटे को ऐसे देखकर अपना आपा खोते हुए। अगर तुम अभी बैठते हो तो तुम पूरी जिंदगी बैठे रहोगे। तुम्हें लड़ना होगा मेरे शेर। अर्जुन चीख से डर गया, उसकी बाहें ढीली पड़ गईं। वह एक कपड़े की गुड़िया की तरह जमीन पर गिर गया। उसके घुटने लकड़ी से टकराए। सूखी टक्कर के बाद एक दिल दहला देने वाला रोना आया, शारीरिक दर्द का नहीं बल्कि पूर्ण अपमान का। राजेश ठंडे पड़ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। उसने मालिक के लहजे का इस्तेमाल किया था, मांग के लहजे का, यह भूल कर कि वह एक टूटे हुए बच्चे के साथ व्यवहार कर रहा था। राधा, जो कोने से तौलिया और पानी की बोतल के साथ देख रही थी, ने हस्तक्षेप किया। वह दौड़ी नहीं, वह मजबूत और भारी कदमों से चली जो कमरे में गूंजे एकमात्र सत्तात्मक अधिकार से भरे हुए थे, जिससे राजेश ने सिर झुका लिया। बाहर जाओ, राधा ने कहा। यह एक सुझाव नहीं था। राजेश ने उसे घूमते हुए देखा। राधा, मैंने कहा कि बाहर जाओ। राधा की आवाज तेज हो गई, जीवंत और उग्र। अभी इसी वक्त यहां से बाहर जाओ। तुम अपने अपराधबोध को बच्चे के पैरों पर थोप रहे हो। तुम चाहते हो कि वह जल्दी से चले ताकि तुम्हें जो हुआ उसके लिए दोषी महसूस करना बंद हो जाए, लेकिन यह तुम्हारे बारे में नहीं है श्रीमान राजेश, यह उसके बारे में है। राजेश ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसने अर्जुन को जमीन पर देखा, एक गेंद की तरह मुड़ा हुआ, अपना चेहरा ढके हुए। राधा के शब्दों की सच्चाई उसे एक थप्पड़ की तरह लगी। वह सही थी। वह अपनी लापरवाही को मिटाने के लिए एक तेज चमत्कार चाहती थी। बिना कुछ कहे राजेश उठ खड़ी हुई और हॉल से बाहर चली गई, दरवाजा अपने पीछे बंद कर लिया।
वह गलियारे की दीवार से सटकर बैठ गई और जमीन पर फिसल गई। अपने चेहरे को अपने हाथों में छिपा लिया। उसने लकड़ी के माध्यम से सुना कि अर्जुन का रोना कैसे बदल रहा था। हॉल के अंदर राधा अर्जुन के बगल में जमीन पर बैठ गई। उसने उसे तुरंत नहीं छुआ। उसने बच्चे के सिसकना बंद होने का इंतजार किया। वह एक बेवकूफ है, राधा ने बुदबुदाया, प्रोटोकॉल और सम्मान को तोड़ते हुए, एक क्रूर ईमानदारी से बात करते हुए। तुम्हारे पिताजी एक अच्छे आदमी हैं, अर्जुन, लेकिन कभी कभी वह एक बेवकूफ अधीर होते हैं। वह सोचते हैं कि पैरों को वैसे ही ठीक किया जा सकता है जैसे व्यवसायों को ठीक किया जाता है। अर्जुन एक छोटी सी टूटी हुई हंसी हंसा। नौकरानी द्वारा मालिक का अपमान सुनकर आश्चर्यचकित होकर उसने लाल आंखों से सिर उठाया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है राधा, मुझे लगता है कि मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। राधा ने सिर हिलाया और अपनी जेब से आर्निका तेल की एक बोतल निकाली। मुझे पता है मेरे प्यार, मुझे पता है। उसने अपने गर्म हाथों में थोड़ा तेल डाला और अर्जुन की सिकुड़ी हुई पिंडलियों की मालिश करना शुरू कर दिया, दृढ़ लेकिन कोमल गोलाकार गतियों के साथ। क्या तुम जानते हो कि दर्द क्यों होता है? क्योंकि वे जाग रहे हैं। दर्द वह जीवन है जो वापस आ रहा है अर्जुन। जब कुछ मर जाता है तो दर्द नहीं होता। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पैर चिल्ला रहे हैं कि वे फिर से तुम्हारे होना चाहते हैं। अर्जुन ने अपने पैरों को देखा जबकि राधा के जादुई हाथ उसकी तनी हुई मांसपेशियों पर काम कर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं फिर से चल पाऊंगा? बच्चे ने फुसफुसाते हुए पूछा। राधा ने 1 सेकंड के लिए मालिश करना बंद कर दिया और उसकी आंखों में देखा। उसकी नजर को एक ऐसी तीव्रता से पकड़े हुए थी जो चमत्कारों का वादा करती थी। मुझे नहीं लगता अर्जुन, मुझे पता है, लेकिन यह आज नहीं होगा। और यह तुम्हारे पिताजी की चीखों के कारण नहीं होगा। यह इसलिए होगा क्योंकि तुम एक योद्धा हो। राधा मुस्कुराई। और क्योंकि मैं तुम्हें हार नहीं मानने दूंगी, लेकिन हम इसे तुम्हारी गति से करेंगे। सौदा तय है, सौदा तय है, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। ठीक है, अब हम एक बार फिर उठने की कोशिश करेंगे। बस उठेंगे, चलेंगे नहीं। बस गुरुत्वाकर्षण को यह दिखाने के लिए कि यहां तुम मालिक हो। राधा ने उसे उठने में मदद की। इस बार राजेश के दबाव के बिना अर्जुन ने बार पकड़े, गहरी सांस ली। राधा उसके पीछे खड़ी हुई, बच्चे की कमर पर हाथ रखकर उसे सुरक्षा दे रही थी, लेकिन ताकत नहीं। 1 2 3 ऊपर। अर्जुन ने धक्का दिया। उसकी बाहें कांपीं, उसके पैर कमजोर पड़ गए, लेकिन वह सीधा खड़ा रहा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड। देखो, राधा ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया। तुम खड़े हो मेरे राजा, तुम खड़े हो। गलियारे में राजेश ने सन्नाटा सुना। उसके बाद राधा का एक नरम तुमने कर दिखाया सुना। आंसू फिर से उसकी आंखों में आ गए, लेकिन इस बार वे कृतज्ञता के आंसू थे। वह समझ गए कि उनके पैसे ने घर और बार खरीदे थे, लेकिन राधा का विनम्र प्यार ही था जो पुनर्निर्माण का असली काम कर रहा था। वह वहीं खड़ा रहा, सुनता रहा, धैर्य रखना सीखता रहा। यह सीखता रहा कि उसके बेटे के लिए न्याय एक स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक दर्दनाक मैराथन था। दोष का बोझ और रात का कबूलनामा। उस रात उष्णकटिबंधीय तूफान ने हवेली को क्रोध से मारा। बारिश शीशे की खिड़कियों को ऐसे पीट रही थी जैसे वह अंदर घुसकर घर के पाप धोना चाहती हो। राजेश सो नहीं पा रहे थे। हर बार जब वह आंखें बंद करते तो उन्हें अपने बेटे की बांह पर सुई के निशान दिखते। उन्हें नंदिनी का हंसता हुआ चेहरा दिखता। उन्हें उन चेकों पर अपने हस्ताक्षर दिखते जिन्होंने उस यातना को वित्तपोषित किया था। वह रसोई में नीचे गए, सन्नाटे या शराब में सांत्वना खोजने के लिए। हालांकि हाल ही में शराब उन्हें राख जैसी लगती थी। उन्हें आश्चर्य हुआ, रसोई की रोशनी जल रही थी। राधा संगमरमर की मेज पर बैठी थी। वह काम नहीं कर रही थी। वह बस अपने हाथों में एक भाप भरी चाय का कप लिए बैठी थी। गीले शीशे से बगीचे के अंधेरे को देख रही थी। उसके बाल खुले थे और वह पुरानी बाथरोब पहने हुई थी, जिसे राजेश अब उसकी मानवता की वर्दी के रूप में पहचानने लगे थे। राजेश प्रवेश द्वार पर रुके। उन्होंने खुद को एक घुसपैठिया महसूस किया। उस महिला ने 1 महीने में उनके परिवार को उनसे ज्यादा दिया था। क्या तुम सो नहीं पा रही हो? राजेश ने धीरे से पूछा। राधा थोड़ी चौंक गई, लेकिन न तो उठी और न ही नौकरानी की कठोर मुद्रा अपनाई। वह मुड़ी और एक थकी हुई मुस्कान दी। बारिश, उसने कहा, मुझे अपने गांव की याद दिलाती है। जब ऐसे बारिश होती थी तो मेरे घर की टिन की छत एक ऑर्केस्ट्रा की तरह बजती थी। मुझे सोने नहीं देती थी, लेकिन मुझे पसंद आती थी। राजेश अंदर आए और उसके सामने बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं लिया, बस उसकी शांति के पास रहना चाहते थे। आज के लिए मुझे खेद है,
राजेश ने मेज पर अपने आपस में गूंथे हुए हाथों को देखते हुए कहा। जिम में मैं बेवकूफ था, मैंने उसे फिर से लगभग तोड़ ही दिया था। क्या आपको डर लग रहा है राजेश? राधा ने स्वाभाविक रूप से फिर से उसका नाम लेते हुए जवाब दिया। डर हमें बेवकूफ चीजें कराता है। आप अर्जुन को देखते हैं और अपनी ही असफलता देखते हैं, और आप उसे जल्दी से ठीक करना चाहते हैं ताकि बुरा महसूस करना बंद कर दें, लेकिन आत्मा के घाव जल्दी नहीं भरते। राजेश ने ऊपर देखा। उनकी गहरी आंखें एक अथाह उदासी से भरी थीं। तुम यह कैसे करती हो राधा? उसने टूटी आवाज में पूछा। तुम्हारे पास इतनी धैर्य कैसे है? एक ऐसे बच्चे को इतना प्यार कैसे देती हो जो तुम्हारा नहीं है, जबकि मैं, जो उसका पिता हूं, मुश्किल से जानता हूं कि उससे कैसे बात करूं बिना गड़बड़ किए। राधा ने आह भरी और चाय का एक घूंट लिया। उसने कप रखा और राजेश को एक ऐसी गहराई से देखा जिसने उसे निहत्था कर दिया। क्योंकि मुझ में भी दोष है मालिक, एक दोष जो मुझे हर दिन अंदर ही अंदर खाता है। राजेश ने भ्रमित होकर भौहें सिकोड़ी। तुम्हें किस बात का दोष हो सकता है? तुम तो एक संत हो, मैं कोई संत नहीं हूं। राधा ने सिर हिलाया और दर्द की एक छाया उसके चेहरे पर तैर गई। मैंने आपको बताया था कि मेरा एक बेटा है ना? उसका नाम रोहन है। वह 8 साल का है। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो वह मेरी दादी के आंचल से लिपटा रो रहा था, क्योंकि मैं यहां आने के लिए बस में चढ़ रही थी। राधा गले में अटकते हुए गांठ से जूझते हुए रुकी। मैं यहां उसे एक बेहतर जिंदगी देने आई थी, उसे उसकी किताबों, उसके जूतों के लिए पैसे भेजने के लिए। लेकिन हर बार जब मैं अर्जुन को गले लगाती हूं, हर बार जब मैं अर्जुन के घावों को ठीक करती हूं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने ही बेटे से वह आलिंगन चुरा रही हूं। मुझे लगता है कि मैं मालिक के बेटे की देखभाल कर रही हूं, जबकि मेरा अपना बेटा मां के बिना बड़ा हो रहा है। एक अकेला आंसू उसके गाल से लुढ़का। तो नहीं राजेश, मैं सही नहीं हूं। मैं अर्जुन की हताशा से देखभाल करती हूं, क्योंकि यह रोहन को छोड़ने के लिए खुद को माफ करने का एकमात्र तरीका है। जब मैं अर्जुन को बचाती हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे को दूर से बचा रही हूं। उसके बाद का सन्नाटा घना था, एक दर्दनाक अंतरंगता से भरा था। राजेश अवाक रह गए। उन्होंने हमेशा राधा को उद्धारकर्ता, मजबूत, जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, के रूप में देखा था। उन्होंने कभी अपने बलिदान की व्यक्तिगत लागत के बारे में सोचने के लिए नहीं रुके थे। उसने अपने बेटे को, उनके बेटे को बचाने के लिए छोड़ दिया था। राजेश को लगा कि उसके सीने में कुछ टूट गया है, लेकिन इस बार यह कुछ बुरा नहीं था। यह वह अंतिम दीवार थी जो उनके दुनियाओं को अलग करती थी। उसने मेज के पार हाथ बढ़ाया, 1 सेकंड के लिए हिचकिचाया और फिर धीरे से राधा के हाथ को अपने हाथ से ढक लिया। उसकी त्वचा गर्म थी। उसे ले आओ, राजेश ने कहा। राधा ने भ्रमित होकर ऊपर देखा, हाथ नहीं हटाया। क्या? रोहन को ले आओ, राजेश ने दृढ़ता से दोहराया। उसे यहां इस हवेली में ले आओ। मालिक, मैं नहीं कर सकती, यहां बच्चों को अनुमति नहीं है और यह मेरा घर है। राजेश ने उसे बीच में रोकते हुए उसके हाथ को धीरे से दबाते हुए कहा, और नियम बदल गए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे परिवार के लिए अपने परिवार का बलिदान करती रहो। यहां बहुत जगह है। अर्जुन को एक दोस्त की जरूरत है, तुम्हें अपने बेटे की जरूरत है, और मुझे मालिक बनना बंद करना है जो केवल चेक पर हस्ताक्षर करता है, और उन लोग इसकी मदद करने वाला आदमी बनना है जिनकी उसे परवाह है। राधा ने खुली आंखों से उसे देखा, अविश्वास से। क्या आप गंभीर हैं? मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा गंभीर कभी नहीं कहा। कल सुबह ही हम ड्राइवर को उसके और तुम्हारी दादी के लिए भेजते हैं। उन सभी को आने दो, इस घर को शोर से भरने दो, इस मेज पर खाना खाने दो। राजेश आगे झुके। उनकी आंखें एक भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं। तुमने मुझे सिखाया है कि पैसा कुछ भी नहीं है अगर वह लोगों को एकजुट करने के लिए काम नहीं आता। मुझे अपने शापित पैसे का पहली बार कुछ अच्छा करने दो। मुझे तुम्हारा बेटा वापस लाने दो। राधा रो पड़ी। यह उदास रोना नहीं था, बल्कि राहत का रोना था। सालों का बोझ जो अचानक गायब हो गया था। उसने अपने खाली हाथ को अपने मुंह पर रखा, सिसकते हुए। धन्यवाद, धन्यवाद राजेश। राजेश ने अपना हाथ नहीं हटाया। वे ऐसे ही रहे स्पर्श से जुड़े, रसोई के शांत माहौल में, जबकि बाहर बारिश हो रही थी। उस पल राजेश जान गए कि अब कोई वापसी नहीं थी। वह न केवल अपने बेटे को बचा रहे थे, बल्कि एक नया परिवार बना रहे थे। एक अजीब और मरम्मत किया हुआ परिवार जो निशानों और उम्मीद से सिला हुआ था। और राधा को देखकर उसकी आंखें आंसुओं और कृतज्ञता से चमक रही थीं। राजेश ने कुछ ऐसा महसूस किया जिसने उसे वित्तीय दिवालियापन से ज्यादा डरा दिया। उन्हें लगा कि वह उससे प्यार कर सकते हैं, नौकरानी से नहीं, बल्कि उस महिला से जिसने उसे उस रात दूसरी बार उसकी जान बचाई थी। अब सोने जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा।
धीरे धीरे अपना हाथ हटाते हुए, संपर्क के नुकसान को महसूस करते हुए। कल हमें घर तैयार करना है, रोहन जल्द ही आ रहा है। राधा ने सिर हिलाया, अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। रसोई से बाहर निकलने से पहले वह दरवाजे की चौखट पर रुकी और मुड़ी। शुभ रात्रि राजेश, आराम करें। जब वह गलियारे में गायब हो गई तो राजेश रसोई में अकेले रह गए, लेकिन घर अब खाली नहीं लग रहा था। वह वादों से भरा हुआ महसूस हो रहा था। उसने खुद के लिए एक गिलास पानी डाला और हवा में टोस्ट किया। नई शुरुआत के लिए, उसने जोर से कहा। वह जानते थे कि अर्जुन के पुनर्वास का रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन अब उनके पास एक सेना थी और लड़ने का एक कारण था। भावनात्मक चरमोत्कर्ष, गेंद का चमत्कार। जिस दिन राधा का बेटा रोहन आया, सूरज इतनी तेजी से चमक रहा था कि हवेली में सभी के घबराए हुए एहसास का मजाक उड़ा रहा था। राजेश ने अपनी व्यक्तिगत बुलेट प्रूफ एसयूवी, वही जिसका उपयोग वह मंत्रियों के साथ बैठकों के लिए करते थे, को 8 साल के बच्चे और एक बूढ़ी दादी को बस स्टेशन से लाने के लिए भेजा था। अर्जुन बरामदे में अपनी व्हील चेयर पर बैठा था। उसने एक नई टी शर्ट पहनी थी और अपने बालों को हेयर जेल से कंघी किया हुआ था। आने वाले अजनबी के सामने कूल दिखने का एक मार्मिक प्रयास। हालांकि उसके हाथ उसकी चिंता को बता रहे थे। वे कुर्सी के आर्मरेस्ट को तब तक रगड़ रहे थे जब तक वे चमकने न लगे। क्या होगा अगर उसे मैं पसंद नहीं आता? अर्जुन ने राधा को देखे बिना फुसफुसाया। राधा, जो उसके पीछे खड़ी थी, ने उसके कंधे पर एक हाथ रखा। वह भी घबराई हुई थी। उसने एक साधारण सूती ड्रेस पहनी हुई थी। मेहमानों की उपस्थिति में पहली बार बिना वर्दी के। वह तुम्हें पसंद करेगा मेरे प्यार। रोहन एक तूफान है, लेकिन उसका दिल नरम है। इसके अलावा उसने कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा है। शायद वह सोचेगा कि तुम एक महल के राजकुमार हो। काली एसयूवी प्रवेश द्वार के रास्ते के मोड़ से दिखाई दी, थोड़ी धूल उड़ाते हुए। सीढ़ियों के पास इंतजार कर रहे राजेश का दिल धड़क उठा। वह 2 दुनियाओं को एक साथ मिलाने वाले थे, जिन्हें समाज कहता था कि उन्हें छूना नहीं चाहिए। वाहन रुका। ड्राइवर ने पिछला दरवाजा खोला और वहां से ऊर्जा का एक छोटा गोला उछला। रोहन की त्वचा गांव के सूरज से काली और सख्त थी। उसके घुटने खरोंचे हुए थे और उसकी काली आंखें एक अतृप्त जिज्ञासा से चमक रही थीं। उसके पीछे दादी उतरी, एक छोटी महिला जिसने एक शॉल ओढ़ा हुआ था और एक शांत गरिमा के साथ एक बेंत की टोकरी पकड़े हुए थी, जिसमें निश्चित रूप से भोजन था। रोहन एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा, हवेली के विशाल मुखौटे, खंभों, विशाल खिड़कियों को देखते हुए। फिर उसने नीचे देखा और अर्जुन को देखा। गरीब बच्चे की आंखों में कोई फैसला नहीं था, कोई दया नहीं थी, केवल तत्काल पहचान थी। नमस्ते। रोहन ने किसी का इंतजार किए बिना रैंप की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया। मेरी माँ कहती है कि तुम्हारे पास वीडियो गेम है। क्या यह सच है या वह मुझे लाने के लिए झूठ बोल रही है? अर्जुन ने इस बेबाकी से आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाईं। तनाव साबुन के बुलबुले की तरह टूट गया। यह सच है, मेरे पास नवीनतम कंसोल है, अर्जुन ने जवाब दिया और उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। शानदार, मैं अपनी फुटबॉल लाया हूं। यह पुरानी है लेकिन अच्छी उछलती है। क्या तुम गोलकीपिंग जानते हो? अर्जुन की मुस्कान झिझकी। उसने अपने बेकार पैरों को देखा। मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता, मैं चलता नहीं हूं। रोहन ने कंधे उचकाए, जैसे कि यह जानकारी अप्रासंगिक हो। तो तुम हाथों से खेलते हो, मैं लात मारता हूं और तुम रोकते हो। अगर तुम्हारे पास पहिए हैं तो तुम तेज हो, है ना? यह एक ट्रांसफार्मर होने जैसा है। राजेश दृश्य को देखते हुए अपने गले में एक गांठ महसूस कर रहे थे। 30 सेकंड में उस विनम्र बच्चे ने उनके बेटे की विकलांगता को ऐसी सहजता से सामान्य कर दिया था जिसे कोई भी थेरेपिस्ट सालों में हासिल नहीं कर पाया था। ट्रांसफार्मर, अपाहिज नहीं। आपके घर में आपका स्वागत है। राजेश ने दादी को बधाई देने के लिए आगे बढ़ते हुए सम्मानपूर्वक उनके झुर्रीदार हाथ को पकड़ते हुए कहा, मालकिन, आपको यहां पाकर मुझे गर्व है। शाम ऐसी बदल गई जो हवेली ने कभी नहीं देखी थी। एक खुशनुमा अफरा तफरी, हंसी, चीखें, घास पर एक गेंद के टकराने की आवाज। राजेश और राधा हाथ में नींबू पानी के गिलास लिए छत से देख रहे थे। लेकिन सच्चाई का क्षण, वह चरमोत्कर्ष जिसने सब कुछ बदल दिया, शाम ढलते ही आया। बच्चे पीछे के बगीचे में थे। रोहन ने 2 पेड़ों के बीच एक अस्थायी गोल पोस्ट बना लिया था। अर्जुन गोलकीपर के रूप में खड़ा था, अपनी कुर्सी को एक नई निपुणता से इधर उधर घुमा रहा था। हर बार जब वह रोहन के शॉट को रोकता था तो जोर से हंस रहा था। ये आ गया जोरदार शॉट, रोहन चिल्लाया, एक मजबूत शॉट की तैयारी करते हुए। उसने गेंद को किक किया, लेकिन हिसाब गलत हो गया। गेंद एक ऊंचे कोण पर उछली
एक शाखा से टकराई और साफ की जा रही खाली स्विमिंग पूल के किनारे की ओर उछल गई। गेंद किनारे पर लड़खड़ा रही थी, कंक्रीट के तल में गिरने वाली थी। गेंद। रोहन उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए चिल्लाया, लेकिन अर्जुन ज्यादा पास था। राजेश के लिए सब कुछ धीमी गति में हुआ। उसने किनारे पर गेंद देखी। उसने अर्जुन को कुर्सी से आगे बढ़ते देखा। उसने देखा कि कुर्सी घास की एक उभरी हुई जड़ में अटक गई। धिक्कार है, अर्जुन हताश होकर चिल्लाया। गेंद पूल के अंधेरे में लुढ़कने लगी। यह रोहन की गेंद थी, उसकी एकमात्र गेंद, एक गरीब बच्चे का खजाना। नहीं, अर्जुन, एक एड्रेनालाइन से प्रेरित होकर जो दिमाग से नहीं बल्कि आत्मा से आया था, ने कुछ ऐसा किया जो अकल्पनीय था। वह भूल गया कि वह नहीं कर सकता था। वह निदानों को भूल गया, वह दर्द को भूल गया। उसने कुर्सी के आर्मरेस्ट पर अपने हाथों से खुद को आगे बढ़ाया और आगे की ओर छलांग लगाई। अर्जुन! राजेश ने नींबू पानी का गिलास छोड़ते हुए चिल्लाया, जो जमीन पर टूट गया। उसने छत की रेलिंग से कूदकर दौड़ने का इरादा किया। रुको! राधा ने उसे लोहे की ताकत से हाथ से पकड़ लिया। उसके नाखून राजेश की त्वचा में धंस गए। देखो उसे, मत जाओ। राजेश ने देखा, अर्जुन जमीन पर मुंह के बल नहीं गिरा था। उसके पैर, वे पतले पैर जो जिम में कांपते थे, शुद्ध सहज ज्ञान से प्रतिक्रिया कर चुके थे। उसके पैर घास में टिक गए, उसके घुटने मुड़ गए, हिंसक रूप से कांपे, गिरने की धमकी दी, लेकिन उन्होंने सहारा दिया। अर्जुन खड़ा था, अकेला, बिना बार के, बिना मदद के, असमान घास पर खड़ा था। बच्चे ने एक डगमगाता हुआ कदम उठाया, एक नवजात शिशु की तरह, फिर दूसरा। वह पूल के किनारे की ओर लपका और गेंद को ठीक गिरने से पहले पकड़ लिया। प्रयास क्रूर था। गेंद को हाथों में लेते ही संतुलन टूट गया और अर्जुन घास पर बैठ गया। लेकिन वह बीमार की तरह नहीं गिरा, वह एक ऐसे बच्चे की तरह गिरा जो खेल रहा था। उसके बाद का सन्नाटा पूर्ण था। रोहन मुंह खुला छोड़कर खड़ा था। राजेश को लगा कि उनका दिल फट जाएगा। अर्जुन पुरानी गेंद को अपनी छाती से लगाए घास पर बैठा था। उसने अपने पैरों की ओर देखा, फिर उसने छत की ओर देखा, जहां उसके पिता और राधा ठिठुर कर खड़े थे। मैंने पकड़ लिया, अर्जुन चिल्लाया। उसकी आवाज दर्द की नहीं थी, बल्कि जीत की थी, एक जंगली और शुद्ध जीत की। राजेश अब खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने नीची रेलिंग फांद ली और बगीचे में दौड़ पड़े। वह इतनी तेजी से दौड़े जितना उन्होंने कभी किसी व्यवसाय के लिए नहीं दौड़ा था। वह अपने बेटे तक पहुंचे और घास में दाग लगने की परवाह किए बिना जमीन पर गिर पड़े। तुमने पकड़ लिया, तुमने पकड़ लिया, मेरे शेर। राजेश ने अर्जुन को गले लगाया, उसके सिर को चूमते हुए। उसका गंदा चेहरा, उसके हाथ, वह खुले तौर पर रो रहे थे, एक मोचित आदमी का रोना। तुम चले, अर्जुन। मैंने तुम्हें देखा, तुमने 2 कदम उठाए। 3 थे पिताजी। अर्जुन ने हंसते और रोते हुए एक साथ ठीक किया। 3 थे। राधा कुछ सेकंड बाद रोहन और दादी के साथ आई। वह उनके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ अर्जुन के घुटनों पर रखा और दबाया। चमत्कार की पुष्टि करते हुए उसकी आंखें बच्चे के सिर के ऊपर से राजेश से मिलीं। उस नजर में एक बिजली का आदान प्रदान हुआ। वे अब मालिक और नौकरानी नहीं थे, वे 2 माता पिता थे जो जीवन का जश्न मना रहे थे। सामाजिक बाधा उन 3 कदमों के वजन के नीचे पूरी तरह से धूल में मिल गई थी। यह तो बस शुरुआत है, राधा ने भावना से टूटी आवाज में फुसफुसाया। अब श्रीमान राजेश, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह बच्चा दौड़ना चाहेगा। राजेश ने अपने बेटे की ओर देखा, गंदा, पसीने से तर और खुश, अपने नए अस्थायी परिवार से घिरा हुआ। उसने एक ऐसी शांति महसूस की जो पैसे ने उन्हें कभी नहीं दी थी। उसे दौड़ने दो, राजेश ने कहा, उसे उड़ने दो। अगर वह गिरता है तो मैं उसे पकड़ने के लिए यहां रहूंगा। परिवर्तन, सच्चाई का भोजन। उस रात औपचारिक डाइनिंग रूम में रात का खाना नहीं परोसा गया, जहां राजेश एक सिरे पर अकेले और नंदिनी दूसरे सिरे पर बैठते थे। उस रात का खाना रसोई में था। राधा की दादी ने औद्योगिक चूल्हों का कार्यभार संभाल लिया था, डिजिटल उपकरणों को नजरअंदाज करते हुए जिन्हें वह नहीं समझती थी, और लोहे के तवे का उपयोग कर रही थी। ताज़ा बनी पूरियां, सब्जियां और मसालों की सुगंध घर में भर गई, महंगे फर्श क्लीनर की बांझ गंध को दूर कर दिया। वे सभी संगमरमर के द्वीप के चारों ओर बैठे थे, राजेश, अर्जुन, राधा, रोहन और दादी। चांदी के कटलरी नहीं थे। वे हाथों से पूरी सब्जी खा रहे थे, हंस रहे थे, सॉस एक दूसरे को पास कर रहे थे, सभी एक साथ बात कर रहे थे। राजेश ने अपने चारों ओर देखा। उसने एक साधारण टी शर्ट, जीन्स पहनी थी और नंगे पैर था। उसकी ठोड़ी पर सॉस का एक दाग था, जिसे उसने साफ करने की जहमत नहीं उठाई थी। उस क्षण उसे अपनी पिछली जिंदगी की किसी भी दानार्थ पार्टी से ज्यादा अमीर महसूस हुआ।
अर्जुन दिन की उत्तेजना से थका हुआ लेकिन दीप्तिमान रोहन को अपने वीडियो गेम के एक कठिन स्तर को समझा रहा था। रोहन मुंह भरकर सुन रहा था, मंत्रमुग्ध होकर सिर हिला रहा था। राधा और नींबू पानी परोस रही थी। राजेश के पास से गुजरते हुए उसने उसे रोकने के लिए धीरे से उसकी बांह को छुआ। बैठ जाओ कृपया, उसने धीमी आवाज में उससे पूछा। परोसना बंद करो, अब तुम मेरे लिए काम नहीं करती, याद है? तुम इस सब का हिस्सा हो। राधा ने उसे देखा। रसोई की गर्म रोशनी उसके चेहरे को नरम कर रही थी। उसकी आंखों में एक संदेह था, उस व्यक्ति का प्राचीन डर जो पूरी जिंदगी नौकरानी रहा है और नहीं जानता कि दूसरी जगह कैसे लेनी है। आदतें बदलना मुश्किल है राजेश, उसने स्वीकार किया। तो चलो नई आदतें बनाते हैं। राजेश उठ खड़ी हुई। बच्चों की बातचीत का शोर थम गया। दादी ने खाना बंद कर दिया और उसे सम्मान से देखा। राजेश ने गला साफ किया। उस छोटी सी भीड़ के सामने अचानक शर्मीला महसूस कर रहे थे, जो अब उसकी पूरी दुनिया थी। मैं कुछ कहना चाहता हूं, राजेश ने शुरू किया। उसने अर्जुन की ओर देखा। आज मैंने एक चमत्कार देखा और मेरा मतलब केवल अर्जुन का उठना नहीं है। मेरा मतलब है कि यह घर मर चुका था। यह सोने का ताबूत था और आप लोग, उसने राधा फिर रोहन और दादी की ओर देखा, आप लोगों ने इसमें जान फूंक दी है। राजेश राधा के सामने जाकर खड़े हो गए। वह स्थिर खड़ी थी, पानी का जग अपनी छाती से एक ढाल की तरह पकड़े हुए थी। राधा, उसने कहा और उसकी आवाज गहरी, गंभीर लेकिन अनंत कोमलता वाली हो गई। सालों तक मैं अंधा रहा। मैं बैंक खातों में और उन लोगों की स्वीकृति में खुशी खोज रहा था जिन्हें मैं पसंद भी नहीं करता था। मैंने इस घर में एक ऐसी महिला को लाया जो बाहर से खूबसूरत थी और अंदर से सड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी स्थिति के आदमी के लिए यही सही था। राधा ने शर्माते हुए नजरें झुका लीं। मालिक, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत है, उसने धीरे से उसे बीच में टोकते हुए कहा। उसके हाथों से जग लेकर मेज पर रखा ताकि वह उसके हाथों को पकड़ सके। तुमने मेरे बेटे को बचाया, तुमने मुझे बचाया। तुमने मुझे सिखाया कि गरिमा कपड़ों के ब्रांड में नहीं है, बल्कि उन हाथों के कठोरपन में है जो प्यार से काम करते हैं। राजेश ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि वह जो कहने वाला था वह उसके सामाजिक दायरे के सभी नियमों को तोड़ देगा। वह जानता था कि उसके गोल्फ क्लब के दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे परवाह नहीं थी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी नौकरानी बनो। मैं तुम्हें अपने परिवार की देखभाल के लिए वेतन नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम मेरा परिवार हो। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो। मैं चाहता हूं कि रोहन अर्जुन के साथ भाइयों की तरह बड़ा हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी दादी इस रसोई में जो चाहे चलाएं। लेकिन सबसे बढ़कर मैं जानना चाहता हूं कि क्या समय के साथ मुझ जैसा एक टूटा हुआ और बेवकूफ आदमी तुम जैसी एक बहादुर महिला के साथ एक अवसर पा सकता है। रसोई में सन्नाटा घना मीठा था। बच्चे अपनी आंखें खोलकर एक दूसरे को देख रहे थे। दादी हल्के से मुस्कुरा रही थी, अपना पूरी सब्जी खाती रही, जैसे वह सदियों से जानती थी कि ऐसा होने वाला है। राधा ने ऊपर देखा। उसकी गहरी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने राजेश के चेहरे में मजाक का कोई निशान, सत्ता के खेल का कोई निशान नहीं ढूंढा। उसे केवल एक नग्न और कमजोर ईमानदारी मिली। राजेश, उसने फुसफुसाया, मैं एक गांव की महिला हूं। मुझे छोटे कांटे का उपयोग करना नहीं आता। मैं राजनीति के बारे में बात करना नहीं जानती। आपके दोस्त आप पर हंसेंगे, उन्हें हंसने दो। राजेश एक कदम और पास आते हुए धीरे से उसके निजी स्थान में घुसते हुए कहा, उन्हें तब तक हंसने दो जब तक वे घुट न जाएं। मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी हूंगा तुम्हारे साथ, रसोई में पूरी सब्जी खाते हुए, जबकि वे उन लोगों के साथ कैवियार खा रहे होंगे जो उन्हें प्यार नहीं करते। राजेश ने एक हाथ उठाया और उसके गाल को सहलाया, एक आंसू को पोंछते हुए जो बह निकला था। क्या तुम रुकोगी? उसने पूछा। पैसे के लिए नहीं, अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए। राधा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके हाथ की गर्माहट महसूस करते हुए। उसने सालों की अकेलीपन और संघर्ष का बोझ गायब होते हुए महसूस किया। उसने आंखें खोलीं और मुस्कुराई। मैं रुकती हूं, उसने दृढ़ता से जवाब दिया, लेकिन एक शर्त पर। राजेश मुस्कुराए। उन्हें पहली बार याद आया जब उसने उन्हें शर्तें रखी थीं। कौन सी? कि आप खुद पूरियां बनाना सीखें, क्योंकि अगर मैं घर की मालकिन बनने जा रही हूं तो मैं हर दिन खाना बनाने का इरादा नहीं रखती। राजेश की हंसी रसोई में गूंज उठी, बच्चों और दादी की हंसी में शामिल हो गई। सौदा तय है। राजेश झुके और राधा के माथे पर चूमा। यह एक पवित्र चुंबन था, एक वादा जो सील हो गया, एक शुरुआत। वहां कोई वायलिन संगीत नहीं था, बस बाहर बारिश की आवाज और अंदर एक सच्चे परिवार की गर्माहट थी। अर्जुन ने रोहन को देखा और उसे कोहनी मारी। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पिताजी अजीब हैं,
अर्जुन मुस्कुराते हुए फुसफुसाया। बड़े अजीब होते हैं। रोहन ने एक और पूरी सब्जी खाते हुए निष्कर्ष निकाला, लेकिन वे अच्छा खाना बनाते हैं। दृश्य वहीं जम गया। एक अपूर्ण, अस्त व्यस्त और अद्भुत मानवीय तस्वीर। नंगे पैर करोड़पति, नौकरानी रानी, वह बच्चा जो चलता था और वह बच्चा जो सपने देखता था, सभी एक ही छत के नीचे, सुरक्षा दीवारों से नहीं बल्कि वफादारी से सुरक्षित। राजेश का मोचन पूरा हो चुका था, इसलिए नहीं कि उसने अपनी दौलत वापस पा ली थी, बल्कि इसलिए कि उसने सीख लिया था कि एकमात्र धन जिसे कोई नहीं चुरा सकता वह है जो मंगलवार की रात को आपकी मेज पर बैठता है। फैसला, समय और असली दौलत। पहला दृश्य, अतीत को अंतिम विदाई। न्यायालय। तूफान की रात के 3 महीने बाद अदालत कक्ष में हवा घुटी हुई थी, उस स्थैतिक बिजली से भरी हुई थी जो न्याय के तब गिरने से पहले ही पैदा होती है जब वह हथौड़े की तरह गिरने वाला होता है। यहां कोई संगमरमर देखने लायक नहीं था, न कोई विलासिता, बस भूरी दीवारें और गंभीर चेहरे थे। राजेश पहली पंक्ति में बैठे थे। उनके बगल में राधा, उनकी नौकरानी के रूप में नहीं बल्कि उनकी पार्टनर के रूप में। हालांकि उन्होंने अभी तक अपने रिश्ते को औपचारिक रूप नहीं दिया था। उसने एक साधारण क्रीम रंग का सूट पहना था और उसके हाथ, वे हाथ जिन्होंने फर्श धोए थे, अब शहर के सबसे शक्तिशाली व्यवसायी के हाथों में उंगलियां फंसाए हुए थे। वह घबराई हुई थी, उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं, लेकिन राजेश हर बार जब वह कांपती थी तो उसका हाथ दबा देते थे, उसे एक शांत शक्ति प्रदान करते थे। कटघरे में नंदिनी अपने पहले के रूप की एक परछाई दिख रही थी। अपने स्टाइलिस्टों के बिना, अपने गहनों के बिना और अपने अहंकार के बिना वह एक छोटी और कड़वी महिला थी। कारागार प्रणाली का नारंगी जंपसूट उसे बड़ा लग रहा था। उसकी अपनी लालच उसे कितनी बड़ी पड़ गई थी, इसका एक दृश्य व्यंग्य। न्यायाधीश। एक बाज की नजर वाले वृद्ध व्यक्ति ने हथौड़ा मारा। सूखी आवाज एक गोली की तरह गूंजी, फुसफुसाहट को खत्म कर दिया। नंदिनी मोंटेमायोर। न्यायाधीश ने एकरस आवाज में कहा, आपको बाल दुर्व्यवहार, नाबालिग को नियंत्रित पदार्थ देने और घरेलू धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी पाया जाता है। नंदिनी ने सिर उठाया। उसने राजेश की नजर ढूंढी। वह माफी नहीं बल्कि सत्यापन चाहती थी। वह उसमें दर्द देखना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि वह उसे याद करता है कि उसके बिना उसकी जिंदगी बिखर गई थी, लेकिन उसे जो मिला उसने उसे सजा से ज्यादा तबाह कर दिया। राजेश उसे एक पूर्ण शांति से देख रहे थे। कोई नफरत नहीं थी, कोई क्रोध नहीं था, कुछ इससे भी बुरा था, उदासीनता। वह उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई ऐसे अजनबी को देखता है जिससे वह सालों पहले ट्रैफिक में टकराया था। अब उसका उस पर कोई शक्ति नहीं था। आपको 15 साल की प्रभावी जेल की सजा सुनाई जाती है। पहले 10 साल के लिए पैरोल की कोई संभावना नहीं है। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। नंदिनी चिल्लाई। यह एक तेज, बदसूरत आवाज थी। वह उछलकर खड़ी हो गई, खुद को दर्शकों से अलग करने वाली रेलिंग की ओर झपटने की कोशिश कर रही थी। गार्डों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। राजेश, वह बिगड़ैल चेहरे के साथ चिल्लाई, तुम यह मेरे साथ नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया ताकि तुम्हारे पास एक शांत घर हो। उनसे कहो कि रुक जाएं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। राजेश नहीं हिले। राधा सहज रूप से चिल्लाहट की हिंसा से थोड़ी डर कर सिकुड़ गई। राजेश ने राधा का हाथ 1 सेकंड के लिए छोड़ा, बस उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचने और उसकी रक्षा करने के लिए। तुम अब कुछ नहीं हो नंदिनी, राजेश ने खुद से फुसफुसाया, इतनी धीमी आवाज में कि केवल राधा ही सुन सकी। तुम बस उस समय की याद हो जब मैं अंधा था। नंदिनी को घसीट कर ले जाया गया। वह लात मार रही थी और गालियां बक रही थी, ऐसे बदले का वादा कर रही थी जिसे वह कभी पूरा नहीं कर सकती थी। जब उसके पीछे डबल दरवाजे बंद हो गए तो कमरे में जो सन्नाटा बचा वह एक शुद्ध शांति का था। राजेश राधा की ओर मुड़े, उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। खत्म हो गया, उसने कहा। राक्षस अब नहीं है, अब जिंदगी शुरू होती है। राधा ने गीली आंखों से सिर हिलाया। चलो घर चलते हैं राजेश, बच्चे 1 घंटे में स्कूल से निकलेंगे और मैंने वादा किया था कि हम मक्के का हलवा बनाएंगे। वे दोपहर के सूरज की रोशनी में धीरे धीरे अदालत से बाहर निकले, कानूनी अंधेरे को पीछे छोड़कर घरेलू रोशनी में वापस आने के लिए। दूसरा दृश्य, जीवन की दौड़। 1 साल बाद निजी स्कूल का खेल का मैदान, चिल्लाते हुए माता पिता, फोन कैमरे रिकॉर्ड करते हुए और चमकीले रंग की टी-शर्ट पहने बच्चों से भरा हुआ था। यह स्कूल के ओलंपिक का दिन था। 1 साल पहले राजेश इस घटना को बाद में देखने या कभी न देखने के लिए अपने सहायक को रिकॉर्ड करने के लिए भेजते। आज वह दर्शक दीर्घा में पहली पंक्ति में एक टी-शर्ट पहने बैठे थे,
जिस पर हाथ से टेढ़ा मेढ़ा फुलाने वाले पेंट से टीम अर्जुन लिखा हुआ था। उनके बगल में राधा की दादी अन्य उच्च वर्गीय माताओं को अवैध रूप से मालपुआ परोस रही थीं, जो घरेलू स्वाद के सामने अपनी कड़ी डाइट भूलकर उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर रही थीं। राधा खड़ी थी, एक पेशेवर कोच की तरह सामरिक निर्देश चिल्ला रही थी। रोहन, ज्यादा आगे मत बढ़ो, उसका इंतजार कर, वह चिल्ला रही थी। एथलेटिक्स ट्रैक पर 100 मीटर की दौड़ शुरू होने वाली थी। रोहन तीसरे लेन में था, फुर्तीला, तेज, एक प्राकृतिक गजेल। चौथे लेन में अर्जुन था। अर्जुन व्हील चेयर पर नहीं था। उसने अपने पिंडलियों पर हल्के ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस पहने हुए थे। कार्बन फाइबर से बने उसके स्पोर्ट्स पैंट के नीचे लगभग अदृश्य थे। उसने वजन, मांसपेशियां और रंग प्राप्त कर लिया था। वह 1 साल पहले का पारदर्शी बच्चा नहीं था। उसकी आत्मा पर निशान थे, हाँ, लेकिन उसकी आंखों में आग भी थी। अपनी जगह लो, रेफरी चिल्लाया। राजेश ने अपनी सांस रोकी। उसने राधा का हाथ अपना हाथ ढूंढते हुए महसूस किया और उसे तब तक दबाया जब तक खून का संचार नहीं रुका। तैयार, दौड़ो, शॉट की आवाज आई। बच्चे दौड़ पड़े। रोहन पहले निकला, हवा की तरह तेज, लेकिन 10 मीटर पर उसने कुछ ऐसा किया जो कोई ओलंपिक एथलीट नहीं करेगा। वह धीमा हो गया, पीछे देखा। अर्जुन की शुरुआत धीमी थी। उसके पैर अभी भी बिजली की गति से प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे, लेकिन वे प्रतिक्रिया कर रहे थे। वह एक अनियमित चाल से दौड़ रहा था, थोड़ा लंगड़ाते हुए, संतुलन बनाने के लिए जोर से बाहें हिला रहा था। वह मुख्य समूह से बहुत पीछे, आखिरी था। दर्शक खामोश हो गए। कई लोगों के लिए विकलांग बच्चे को प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते देखना एक असहज क्षण था, लेकिन तभी अर्जुन ठोकर खा गया। यह 30 मीटर पर हुआ। उसका बायां पैर फंस गया। वह लाल मिट्टी के ट्रैक पर घुटनों के बल गिर गया। गिरने की आवाज दर्शक दीर्घा तक सुनाई दी। अर्जुन, राजेश चिल्लाए, उछलकर खड़े हो गए, फिर से ट्रैक पर घुसने के लिए तैयार थे। राधा ने उसे रोका, इस बार ताकत से नहीं, बल्कि एक नरम आवाज में। रुको, उसे देखो। ट्रैक पर अर्जुन नहीं रोया। उसने दांत कसे। उसके घुटने खरोंचे हुए थे, थोड़ा खून बह रहा था। वह वहीं रह सकता था। वह स्ट्रेचर के साथ पैरामेडिक्स का इंतजार कर सकता था, अपने शिकार की भूमिका वापस ले सकता था। लेकिन अर्जुन ने ऊपर देखा और रोहन को देखा। रोहन दौड़ना जारी नहीं रखा था। रोहन वापस आ गया था और उससे 2 मीटर दूर खड़ा था, अपना हाथ बढ़ा रहा था। उठो भाई, रोहन चिल्लाया। अभी हमने लक्ष्य रेखा पार नहीं की है। अर्जुन ने गुस्से से जमीन पर मारा, अपने माथे से पसीना पोंछा और रोहन के हाथ को अस्वीकार करते हुए खुद ही उठा, लड़खड़ाते हुए, गंदा, घायल, लेकिन खड़ा था। मैं कर सकता हूं, अर्जुन चिल्लाया और फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। उसने दौड़ नहीं जीती, वह आखिरी आया, विजेता से लगभग 1 मिनट बाद। लेकिन जब अर्जुन रोहन के बगल में दौड़ते हुए उसे पीछे छोड़े बिना लक्ष्य रेखा पार कर गया, तो स्टेडियम गूंज उठा। यह दया की तालियां नहीं थीं, यह एक बहरा कर देने वाली, सच्ची, आंतरिक प्रशंसा थी। अमीर माता पिता, शिक्षक, अन्य बच्चे सभी खड़े थे। राजेश बिना शर्म के रो रहे थे। आंसू उनकी टीम अर्जुन टी-शर्ट को भिगो रहे थे। उसने अपने बेटे की ओर देखा, जिसने अपने हाथ आकाश में उठाए हुए थे, जैसे उसने विश्व स्वर्ण पदक जीत लिया हो। उस क्षण राजेश समझ गए कि सफलता पहले पहुंचना नहीं थी। सफलता तब थी जब दुनिया के हर कोई यह उम्मीद करता है कि तुम जमीन पर पड़े रहोगे, तब उठने की ताकत रखना। राधा ने उसे कमर से गले लगाया, अपनी भावनाओं को उसके सीने में छिपाते हुए। हमने कर दिखाया, राजेश, उसने सिसकते हुए कहा। हमने कर दिखाया नहीं, उसने उसके बालों को चूमते हुए ठीक किया। उसने कर दिखाया, हमने बस उसे जूते दिए। तीसरा दृश्य, बोगनवेलिया का बगीचा, समापन। उस शाम सूर्यास्त के समय हवेली शांत थी। दौड़ का जश्न मनाने वाली पार्टी खत्म हो चुकी थी। पिज्जा और वीडियो गेम की एक पार्टी जिसने लिविंग रूम को एक खुशनुमा अव्यवस्था में छोड़ दिया था। राजेश बगीचे में बाहर आए, वही बगीचा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। बोगनवेलिया अभी भी वहीं थे, जीवंत, गुलाबी, त्रासदी और पुनरुत्थान के मूक गवाह। लेकिन हवा अब भारी नहीं थी। राधा एक पत्थर की बेंच पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसने अपनी सेकेंडरी पूरी करने के लिए रात की कक्षाएं लेना शुरू कर दिया था, जिसे राजेश अत्यधिक गर्व के साथ प्रोत्साहित करते थे। वह उसके पास गए और उसके बगल में बैठ गए। उसने किताब बंद कर दी और मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों तक पहुंचती थी, छाया से मुक्त। तुम क्या सोच रहे हो? उसने पूछा। राजेश ने घर की ओर देखा।
रसोई की रोशन खिड़की से दादी अर्जुन और रोहन को रोटी बनाना सिखाते हुए दिख रही थी। अर्जुन खड़ा था, मेज पर झुका हुआ हंस रहा था, जबकि रोहन उसके चेहरे पर आटा लगा रहा था। मैं सोच रहा हूं कि मैंने लगभग सब कुछ खो दिया था, राजेश ने कहा। अगर उस दिन तुमने चीखा न होता, अगर तुमने मेरा सामना करने की हिम्मत न की होती, तो मैं एक अमीर और दुखी आदमी होता, एक झूठ से शादीशुदा होता, एक अंधेरे कमरे में बेहोश पड़े बेटे के साथ। राजेश बेंच से फिसलकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, इस बात की परवाह किए बिना कि यह उनकी अच्छी पैंट थी। राधा ने आश्चर्यचकित होकर अपने हाथों को मुंह पर रखा। राजेश, उठो, तुम्हें दाग लग जाएगा। मुझे परवाह नहीं, उसने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। राधा, मेरे पास अभी हीरे की अंगूठी नहीं है। मैं कल एक खरीद सकता हूं, ज्वेलरी स्टोर की सबसे बड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि वह तुम्हारे साथ नहीं जाती। वह पुराने राजेश की है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला। यह गहना नहीं था, यह पीले रबर का दस्ताना था, वही दस्ताना जिसे उसने उस दिन संघर्ष के दौरान तिरस्कार से फाड़ दिया था और जिसे उसने अपनी गलती की याद के रूप में उसी रात कूड़े से वापस निकाला था। उसने इसे इतने समय से संभाल कर रखा था। राधा ने पुराने और सिकुड़े हुए दस्ताने को देखा और फिर राजेश को देखा। वह प्रतीक समझ गई। वह समझ गई कि वह उसे अपनी अनंत पश्चाताप और पूर्ण भक्ति अर्पित कर रहा था। यह दस्ताना उस पल का प्रतिनिधित्व करता है जब मैंने लगभग अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और उस पल का जब तुमने उसे बचाया था। राजेश ने कांपती आवाज में कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो, राधा। इसलिए नहीं कि तुम घर की मालकिन बनो, क्योंकि तुम पहले से ही हो, बल्कि इसलिए कि तुम मेरी साथी बनो, मेरी बराबरी की, मेरा मार्गदर्शक। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे, क्योंकि रोहन भी अब मेरा बेटा है, देखें कि सच्चा प्यार सामाजिक वर्गों, अतीत या बैंक खातों को नहीं देखता। राधा ने दस्ताना लिया। उसकी उंगलियां ठंडी रबर पर चलीं। वह रो रही थी, लेकिन एक ऐसी रोशनी से मुस्कुरा रही थी जिसने ढलते सूरज को ग्रहण कर लिया था। मैं स्वीकार करती हूं, उसने दृढ़ आवाज में कहा। मैं उस आदमी को स्वीकार करती हूं जो घुटनों के बल बैठकर माफी मांगना जानता है। मैं उस पिता को स्वीकार करती हूं जिसने प्यार करना सीखा, और मैं उस पागल को स्वीकार करती हूं जो कचरे को खजाने की तरह संभालता है। राजेश उठ खड़ी हुई और उसे चूमा। यह एक गहरा, धीमा चुंबन था, एक प्रतिज्ञा जो सील हो गई, एक शुरुआत। वहां कोई वायलिन संगीत नहीं था, बस बाहर बारिश की आवाज और अंदर एक सच्चे परिवार की गर्माहट थी। अर्जुन ने रोहन को देखा और उसे कोहनी मारी। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पिताजी अजीब हैं, अर्जुन मुस्कुराते हुए फुसफुसाया। बड़े अजीब होते हैं। रोहन ने एक और पूरी सब्जी लेते हुए निष्कर्ष निकाला, लेकिन वे अच्छा खाना बनाते हैं। दृश्य वहीं जम गया, एक अपूर्ण, अस्त व्यस्त और अद्भुत मानवीय तस्वीर। नंगे पैर करोड़पति, नौकरानी रानी, वह बच्चा जो चलता था और वह बच्चा जो सपने देखता था, सभी एक ही छत के नीचे, सुरक्षा दीवारों से नहीं बल्कि वफादारी से सुरक्षित। राजेश का मोचन पूरा हो चुका था, इसलिए नहीं कि उसने अपनी दौलत वापस पा ली थी, बल्कि इसलिए कि उसने सीख लिया था कि एकमात्र धन जिसे कोई नहीं चुरा सकता, वह है जो मंगलवार की रात को आपकी मेज पर बैठता है। अंतिम उपसंहार। कैमरा धीरे धीरे बगीचे में चुंबन करते जोड़े से दूर हटता है। यह फूलों से ढकी दीवारों पर ऊपर चढ़ता है, हवेली की छत के ऊपर से गुजरता है और तारों से भरे आकाश की ओर बढ़ता है। वह घर जो कहानी की शुरुआत में अभिमान का एक ठंडा स्मारक था, अब अपनी सभी खिड़कियों से गर्म रोशनी के साथ चमक रहा है। सभी कमरों से हंसी, पुराने रेडियो का संगीत और एक नए कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जिसे उन्होंने अभी गोद लिया है। काले स्क्रीन पर क्रेडिट से पहले एक साधारण वाक्यांश दिखाई देता है। खून आपको रिश्तेदार बनाता है, लेकिन वफादारी आपको परिवार बनाती है। समाप्त।